शुभ संध्या। नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्र थिएटर ने हाल ही में रंगे दास्तां नाम का पहला वर्चुअल लाइव थिएटर फेस्टिवल किया। इसमें 13 अलग अलग वर्चुअल नाटक पेश किए गए। इन नाटकों को करते समय करीब करीब 70 कलाकार काम कर रहे थे। इस महोत्सव के दरमियान ऐसे कई सारी चुनौतियां थी, ऐसे कई सारी सीखें थी जो हमने सीखी है, जो हमने अलग अलग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके जाना है कि वर्चुअल लाइव प्ले कैसे किया जा सकता है। तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना ये सारी लर्निंग्स, ये सारी चुनौती, ये सारे चैलेंजेस कैसे रहे, इनको आपके साथ बांटा जाए। तो आज हमारे बीच कुछ कलाकार हैं, कल हमारे बीच कुछ कलाकार होंगे। तो आइए कलाकारों से बातचीत करते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि ये वर्चुअल प्ले करने की आइडिया जो जो इनिशिएट किए वो अभिजीत चौधरी, जो स्वतंत्र थिएटर के डायरेक्टर है, इन्होंने की है। तो उनसे जानते हैं कि क्या विजन था, ऐसा क्यों लगा कि ये अ, अ, नाटक हमें वर्चुअल मीडियम पर लाने चाहिए और इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा। करते हैं अभिजीत सर से बातचीत और फिर पूछते हैं कलाकारों से उनके अनुभव भी। अभिजीत सर, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, सर क्या मोटिव रहा, मतलब हम एक टीम मिलकर ही थे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सारे नाटक जो है वो कलाकारों ने लाइव मीडियम में इस लॉकडाउन के दरमियान लेकर आने चाहिए। बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों। चूँकि ये एक ऐसा काल आ गया है जिसको हम सही तरीके से चिह्नित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कलाकारों को ऊर्जावान होकर, है ना, उत्साही होकर किसी भी काल में जीना आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारे जो मानसिक संतुलन है वो कहीं न कहीं एक अलग मोड में जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा लगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए कलाकार हैं, जो ये 80 लोगों की टीम है, ये किस तरह से इस लॉकडाउन पीरियड में, है ना, अपने आप को प्रेरित कर रखे और इसी में ये शैली का अ, क्या बोलते हैं उत्पत्ति हुई। तो जब इस शैली की उत्पत्ति हुई और हमने सोचा कि डिजिटल थिएटर पहले हमने कुछ प्लेस चलाए, हम सब ने मिलकर, है ना, कुछ रिकॉर्डेड प्लेस चलाए, एक 1.5 महीने तक। उसके बाद हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया था साथ में ही। तो हम सब ने ये जाना कि जब हम अलग अलग दूसरे दूसरे शहरों में, राज्यों में हैं और इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या चुनौतियाँ हैं? सबसे पहली बात है कि जब आप अ, एक स्पेस, एक स्थान की बात कर रहे हो तो वो दिखेगा कि नहीं? बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं कि जहाँ पे हम उसे रिलेट कर पाएँगे कि नहीं, या फिर कॉस्ट्यूम्स है, क्योंकि हमारे पास साधन ऐसी है कि वर्चुअल प्ले 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो जब ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड और एक जब नॉर्मल डेज़ में, है ना? तो जब नॉर्मल डेज़ में हम नाटक करने जा रहे हैं तो ठीक है, हम बाज़ार से सामान ला सकते हैं या फिर हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के पास जाकर कुछ कॉस्ट्यूम्स बनवा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि भाई ये हमारे संसाधन कहाँ से आएँगे, है ना? कहाँ से हम अ, ये सामग्री इकट्ठा कर पाएँगे? तो फिर बात आती है कि फैमिली एंड जो स्पेस आपके पास में है, उसी के अंदर रहकर ये सारे काम आपको करना पड़ेगा। और आपको किस तरह से यहीं पे एक्टर्स के रचनात्मक विज़न का जो कमाल होता है, वो होता है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि इस तरह की टीम, जो हमारी 80 लोगों की टीम है ना? जो काम किया है। और मैं बधाई देता हूँ युवराज शाह सर को, जिन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया है कि किसी भी कंडीशंस में आप जो कलाकार है वो उनको काम करना आना चाहिए। तो वो एक बहुत ही प्रेरणादायक बात रही रहती है हमारे साथ में हमेशा। और मैं उन सब एक्टर्स को बधाई देता हूँ जो इस चुनौतीपूर्ण तरीके से काम किया है, क्योंकि नाटक तो हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहा है। जब भी आप नाटक करोगे तो हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहेगा। और चाहे आप जब आप सिनेमा करते हो तो बोलते हैं हम सिनेमा बहुत आसान है ना? जब हम थिएटर करते हैं तो बोलते हैं नहीं, थिएटर थोड़ा मुश्किल है, सिनेमा तो बहुत आसान है ना? आज हम जब एक अलग वर्चुअल मीडियम पे जा रहे हैं, है ना? तो वो यहाँ पे बात दूसरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको
ना तो कोई हेल्पर है, आप खुद ही हर एक चीज़ कर रहे हो, वो लाइट डिज़ाइन की बात करे, वो सेट डिज़ाइन की बात करे, तो वहाँ पे सिर्फ़ नाटक मैं नहीं कर रहा होता हूँ, मेरा या कलाकार के पूरे परिवार नाटक कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नाटक सिर्फ करना नाटक नहीं होता है। नाटक किस जगह पे किया जा रहा है ना? नाटक से कौन-कौन रिलेटेड हैं, वो सब भी नाटक कर रहे हैं, है ना? स्थितियाँ चेंज होते रहेगी, दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन नाटक विधा जो है ना? वो किसी न किसी तरीके से हमेशा हम तक पहुँचता रहेगा। और यही काम रहा वर्चुअल, ये शैली बेशक कुछ दिनों के लिए है ना? हम सब लेकिन हमें किस तरह से इस कोरोना काल में अपने आप को संयमित रखना है ना? संतुलित रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऊर्जावान होकर जो हमारे 80 कलाकारों ने काम किया है, हमें स्वतंत्र होने पे बहुत गर्व है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। और आप सब भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीडियम पे परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि वो सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कहीं न कहीं। और हमें आज के परिवेश में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। हर कोई अपने-अपने तरीके से कहीं न कहीं डिजिटल मीडियम पे काम करते जा रहा है। तो ये यही यही चीज़ है, क्योंकि थिएटर और कलाकार अगर रोज काम नहीं करेगा, जिस तरह से मजदूर अगर काम नहीं करेगा तो वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, कहीं से भी पलायन कर जाते हैं अगर उन्हें काम नहीं मिलता है। उसी तरीके से हमारे अंदर का कलाकार होता है, अगर वो रोज काम नहीं करता है तो वो जी नहीं सकता है। तो आपको रोज काम करने के लिए, इस तरह की ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक प्रेरणा तो होनी ही चाहिए, है ना? चाहे चाहे वो आपका किसी तरीके से आप मीडियम आप ढूँढ लेते हैं कि आपको किस मीडियम पे परफॉर्म करना है। तो वर्चुअल प्ले उसी की उत्पत्ति है और मुझे बहुत गर्व है। जिस तरीके से धनश्री मैम ने चीज़ों को चलाया है, ब हम सब मिलके जिस तरह से पूरे दिन-रात बैठ के सोच रहे थे कैसे परफ़ॉर्म करेंगे, या फिर एक मतलब इस स्पेस को हम कैसे, स्थान को एक जैसा दिखा सके, उसके लिए हमने धनश्री मैम ने जो आइडिया दिया कि आदान-प्रदान, चीज़ों का आदान-प्रदान, की ग्लास यहाँ से अगर तुम दे रहे हो इस फ्रेम से तो उस फ्रेम से लिया जा सके। राइट? तो ये जो चीज़ें हैं, है ना? ये जो क्रिएटिविटी है, अगर ये वर्चुअल प्ले नहीं होता तो ये हम शायद सोच नहीं पाते, क्योंकि कैमरा में आसान था, है ना? मंच पे आसान था, अभी लग रहा है। पहले नहीं था मंच पे आसान, अभी लग रहा है कि मंच पे शायद आसान था। लेकिन यहाँ पे जो स्पेस की बात है, जो स्थान की बात है, वो जब मिलकर जुड़ जाती है चीज़ें, और जब आप कर पाते हो और जब लोगों तक जो मैसेज है, कहानियाँ हैं, पहुँच जाती हैं, तो वहीं पे एक एक्टर की चुनौती जो है ना? सफल हो जाती है कि यस, अभी हमने एक सफल प्रयोग कर लिया है ना? सफल नाट्य मंचन कर लिया है। अब ये नाट्य मंचन ही कहेंगे हम इसे, क्योंकि हम तो इसको नाटक शैली में ही कर रहे हैं। है ना? तो मैं आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक्टर से पूछना चाहूँगा कि उनको किस तरह की चुनौतियाँ आई है, और मैं धनश्री मैम से चाहूँगा कि फिर से वो एक्टर से जुड़ें और बाकी लोगों से भी बात की जाए। जी सर, बिल्कुल सही कहा अभिजीत सर ने कि ये जो 13 एपिसोड्स हुए, ये जो 13 नाटक हुए, हर नाटक के बाद हम लोग मिलते थे फीडबैक करने के लिए और उस फीडबैक में ऐसी-ऐसी कमाल की चीज़ें मतलब कमाल के लर्निंग्स शेयर होते थे कि हमें हमने हमें ये करना था तो इसके लिए हमने ये किया, हमें ये करना था तो हमने इसके लिए ये किया। तो ये जो सारी लर्निंग्स बहुत ही फैंटास्टिक लर्निंग्स हुई है, तो हमने इसीलिए सोचा कि हम सब लोग एक साथ यहाँ पर आए और उन सारे चीज़ों को सबके साथ में बाँटे। तो मैं इनफैक्ट चालू करूँगी कृषान से। कृषान जो हमारे सीनियर एक्टर रह चुके हैं, कबीरा खड़ा बाज़ार में, ताजमहल का टेंडर और स्ट्रीट प्लेज़ में हमारे साथ जुड़े रहे हैं काफ़ी समय से, लिखने के लिए भी, परफ़ॉर्म भी करता है, गाना भी गाता है। तो कृषान तुमसे पूछूँगी कि तुमने रावी पार किया, उसके बाद धुआँ किया, उसके बाद नया कानून तुमने अ, लिखी लिखी है जो जो नाट्य रूपांतरण किया है उसको लिखा है। तो क्या चैलेंजेस थे? एक क्या जर्नी थी कि जब तुम्हें पता था कि ये प्ले वर्चुअल जाने वाला है ना कि ये स्ट्रीट थिएटर होने वाला है मतलब तुमको ऑडियंस लाइव नहीं, तो ये वर्चुअल ऑडियंसेस की तरफ जाने वाला प्ले है। तो व्हाट वर योर चैलेंजेस? तुम्हें क्या लगा कि ये चैलेंज है और पहला प्ले हुआ, फिर दूसरा प्ले हुआ और फिर तीसरे प्ले में तुमने उन कौन-सी चीज़ों को डाला? जी मैम, नमस्ते मैम। आपका जो प्रश्न है उस पे मैं इस तरह से प्रकाश डालूँगा कि
लिखते तो हम सभी हैं जब हम नाटक बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिखी जाती नहीं है। वो कभी जब एक्टर साथ होता है, को एक्टर होता है, तो वो चीज उभर के आती है जो लिखी नहीं जा सकती है ना। तो जब बाकी प्लेस की राइटिंग धीमे 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 हो रही थी, लेकिन 1-to-1 कनेक्शन जो हम ढूंढते हैं, जो लेखन में होता है लेकिन लिखा हुआ नहीं होता है, तो अभी तो एक्टर सामने होता नहीं है, तो वो चीज निकलेगी कैसे? क्योंकि उतनी प्रैक्टिस नहीं हो सकती जितनी हम मंच पे करने का हमें समय मिल जाता है, कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हम कर पाते हैं। और यहाँ पर तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट ही था, लिखना भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था, और उस चीज को वापस सिद्ध करना भी एक्सपेरिमेंट ही था। तो वो एक मेजर चैलेंज थी। और बाकी राइटिंग में कहानियों को अडेप्ट करने का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मा हम पे था, क्योंकि सब बहुत ही महान लेखकों की कहानी, मतलब इनको छूना तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ छूना पड़ता है, चाहे आप मंच पे छुए या चुने उसके लिए। तो सभी के साथ वो समझ रहा था कि राइटिंग में कहीं पे कोई मुद्दा जो है जरूरत से ज्यादा ना आ जाए, और उसके लिए वापस वही है कि टीम बहुत हेल्प करती है, चाहे वो मंच पे हो या वर्चुअल मीडियम में हो। वर्चुअल मीडियम में होते हुए भी बहुत बड़ी डिस्कवरी ये थी कि मुश्किल है इससे काम करना, लेकिन गुडनेस की हम सब लोग फिर भी इकट्ठे आ जाते हैं, और चीजों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे कि वो नाटक का एक स्वरूप भी मेंटेन हो। और हाँ, बाकी तो बस वही था। यू हैव टू बी मोर ओपन व्हाइल डूइंग थिएटर लाइक दिस। आप रिजिड नहीं रह सकते, और हमें नहीं रहना चाहिए, पर इसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अगर हाँ ऐसा है, तो आपको उस चीज को सपोर्ट करके आगे लेते हुए चलना। दैट मोमेंट भी क्या हो जाए, वो शायद हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। सो द आइडिया ऑफ राइटिंग एंड टेकिंग इट टू द ऑडियंसेस, उसकी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं, हैप्पीली सरप्राइजिंग। मैं इसी बात को लेकर आगे अभिषेक दीक्षित को सवाल पूछूंगी, क्योंकि उसने भी लिखा। और जब आप धुआं कर रहे थे और उसकी जब फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने सुनी, और उसके बाद जब हमने प्रैक्टिस की, वर्चुअली प्रैक्टिस की, तब हमने सोचा कि शायद हम रंगमंच पर होते तो लुक का जो माइन्यूट काम, जैसे वो एक मुस्लिम कैरेक्टर था, तो उसको ऐसा लगा कि जब प्रोबेबली वो अगर स्टेज पर होगा तो उसके अटायर से बाकी चीजें कन्वे हो जाएगी। लेकिन व्हेन इट केम टू वर्चुअल मीडियम, तो हमें हमारे मतलब तो हमें उसके लुक पर काफी बारीकी से काम करना पड़ा, और उसके साथ साथ वर्चुअल प्ले होने की वजह से कुछ कुछ चीजों को बार बार स्ट्रेस करना पड़ा, ताकि कहानी का फ्लो बिल्कुल स्मूथ चलता रहे। तो अभिषेक दीक्षित, क्या कहोगे, लेखन का एक्सपीरियंस, एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ लुक पर भी काम करने का एक्सपीरियंस? जी मैम, नमस्ते सबसे पहले सभी को। मैम, जैसे कि आपने और अभी कृषान भाई ने भी ये बात कही कि लेखन तो इस प्रोसेस में ऐसा था कि ये टीम का एक एफर्ट था। हम जब इन महान लेखकों की कहानियों को अडैप्ट कर रहे थे, तो अडैप्टेशन में सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम क्यों अडैप्ट कर रहे हैं और क्या अडैप्ट कर रहे हैं और रखना है इन सब चीजों पे। जैसे हम किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं तो 5W और 1H पे जैसे हम काम करते हैं, वही चीज इसमें भी कर सकते हैं हम, कि क्यों लिखना है, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ इट वाज रिटन, और अभी हम कैसे उस चीज को रिलेट कर सकें। तो वो भी एक बहुत जरूरी लगा मुझे ये मुद्दा। जैसे कि नया कानून, जब हम नया कानून का प्रोसेस चल रहा था, तब हमें एहसास हुआ कि कैसे वो कहानी लिखी तो 1936 में गई है, और लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है, आज का जो चीजें हैं उन पे प्रकाश डालती है, और उसको हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा शायद, तभी वो कहानी हम जस्टिस कर पाएंगे उस कहानी के साथ। मंटो साहब ने उस समय लिखी, और उससे दायरे में हम भटक भी ना जाए। ऐसा ना हो कि हम मंटो साहब ने एक बात कही और हम अपने ही विचार प्रकट करने में बह जाएं, तो वो भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है हम सबकी। और ये तो राइटिंग की बात थी, और ये तो हम सब ने, मतलब क्योंकि जैसे अभी कृषान भाई कह ही चुके हैं कि हम सब जुड़ चुके थे एक तरीके से, इतने सारी बॉडी थी लेकिन वन सोल जैसा ऐसा महसूस कर पा रहे थे हम। और तभी शायद एक राइटिंग में भी ऐसा ही हुआ कि ज्यादा एडिटिंग की नहीं जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि जब आप सबका मन मिल जाता है, सब एक तरीके से चीजें सोचने लग जाते हैं, जब ड्राफ्ट पे वैसे काम होता है तो वो दिखता भी है।
तो एडिटिंग में ज्यादा हमें नहीं करना पड़ता। और रही बात जैसे आपसे और डिस्कस हुआ था धुआं के रिगार्डिंग कि कैसे लुक पे काम करें, तो वो कैरेक्टर मुस्लिम था, तो मुझे ये डाउट था कि अगर मैं अपना मस्टैक हटा दूं, मैं शेव कर लूं, तो मैं शायद उस कैरेक्टर को जस्टिस कर पाऊंगा। पर फिर और चैलेंजेस थे कि अभी करूं कि नहीं करूं, क्योंकि ये था कि ये तो वर्चुअली हो रहा है, तो फिर हम स्टेज पर करें तो शायद हम करते हैं। पर फिर एहसास हुआ उसी बात का कि कैरेक्टर तो कैरेक्टर है। अगर हम वर्चुअली कर रहे हैं, नाटक हम कर रहे हैं, चाहे हम वर्चुअली करें, चाहे हम ऑन स्टेज करें, किसी भी मीडियम पे करें, हमारा मकसद होना चाहिए कि उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना। तो वो लुक में मुझे हेल्प किया, और जब मैं उस लुक में पहुंचा तो एक्सटर्नली तो इंटरनली मुझे और चीजें दिखने लगी। तो ये एक प्रोसेस था जो हम जैसे इंटरनल टू एक्सटर्नल जाते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल टू इंटरनल भी जानने का मुझे मौका मिला। तो ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, और इतना शानदार लोग थे जुड़े हुए इसके साथ, तो उनसे भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। मतलब ये अच्छा एक्सपीरियंस था काफी। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच अभिषेक, बहुत अच्छा तुमने बताया। जैसे हम लोग कैरेक्टराइजेशन यूजुअली इंटरनल टू एक्सटर्नल, मतलब लिखे बेशक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स फिर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स फिर फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन इसमें एक्सटर्नल टू इंटरनल आना, यानी लुक्स की मदद लेकर अपने कैरेक्टर में और कन्विक्शन लाना, ये भी एक तरह का प्रोसेस हो सकता है, और ये तुम्हें सीखने को मिला। खैर अभी मैं आऊंगी रेणुका के पास। रेणुका मतलब उसको हमने काली शलवार में देखा, और मेरे ख्याल से हम लोग हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि रेणुका जिस स्पीड के साथ में हर एक सीन में कॉस्ट्यूम चेंज कर रही थी, जिस स्पीड के साथ उसने अपना लुक पे काम किया। मतलब अभी वो अंबाले थी, अंबाले से दिल्ली आई, और फिर उसके बाद मुहर्रम का दिन जब वो खूबसूरत काले लिबास में सजी हुई है, तो मतलब फीडबैक में तो यही आता रहा कि मैम ये कैसे किया, रेणुका ने क्या रिकॉर्ड किया था और फिर चलाया है। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली उस बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए कि ये लाइव प्ले है, तो ये लाइव ही होना चाहिए। तो उसके चैलेंजेस के बारे में बताओ रेणुका, कि कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद तुमने खुशियां में जो रोल किया, मेरे ख्याल से तुम्हारा अटेंशन टू डिटेलिंग, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई हमारे फीडबैक्स में, और उसके बाद हैविंग दैट स्पॉन्टेनिटी, हैविंग दैट रियली विजिलेंस ऑफ कैलकुलेटिंग द टाइम, और उसमें चेंज होकर आना, और अपने कैरेक्टर के बिल्कुल डिटेल, मतलब उसके लुक्स में हो, उसके एक्सेंट में हो, वो तुमने बहुत बखूबी लाया। तो तुम्हारे नजरों से ये जर्नी कैसी रही, क्या रही? ओके मैम, सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। जो अभी अभिषेक ने पॉइंट बोला, मैं उसी पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। इट इज जितना इंटरनल कैरेक्टराइजेशन इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेरे ख्याल से एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कैमरा एक्टिंग। एंड इवन दो इट्स अ कैमरा एक्टिंग, बट यहाँ पे कोई रीटेक नहीं है, हम परफॉर्म लाइव कर रहे हैं, बट इसका प्रेजेंस फॉरएवर है, इट्स मेंट टू स्टे। So people can see you multiple times, and multiple times तो तुम्हारी डिटेलिंग फिगर आउट कर सकते हैं, इवन तो तुमने परफॉर्म कुछ मिनट के लिए ही किया है। इसीलिए मुझे लगा, जैसे हमें सर मैम हमेशा बताते हैं कि कैमरा पे तुम्हारी एक नस नस भी बोलती है। तो internal characterization, external characterization, every detailing of my costume was equally important to me. And as a Renuka also, I love my costume so much, तो उतना ही प्यार मैं मेरे कैरेक्टर से करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं खुद को सजाती हूँ, उतना ही मैं मेरे कैरेक्टर्स को सजाऊं। और रही बात बहुत कम टाइम में चेंज करने की, तो इट्स जस्ट द प्रैक्टिस। स्पेशली फॉर सुल्ताना, मैं हर एक सीन में थी, और हार्डली कुछ 5 सेकेंड्स का गैप था, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुल्ताना की जर्नी दिखाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शी वाज द गर्ल जिसको सजना दजना बहुत पसंद था। तो मैं शुरुआत में वैसी दिखने चाहिए, देन सडनली वो बहुत गरीब हो गई, मैं वैसी भी दिखनी चाहिए, और देन मुहर्रम के दिन में वो फिर से पुरानी सुल्ताना बन गई, चाहे कुछ पलों के लिए सी, वो वैसी भी दिखना चाहिए। और स्पेस क्रिएट करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं था, इनिशियल प्लेस थे, तो कैमरा हिलाने की का कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था। तो जो भी था, मेरा कॉस्ट्यूम था, मेरा सिर्फ अपर बॉडी था मेरे लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और शायद वही मैंने करने की कोशिश करी। बहुत ही अच्छा डिफाइन भी किया था इन वन वर्ड, इन वन लाइन। रेणुका ने बहुत अच्छा डिफाइन भी किया था कि एक्टर यहाँ पे सिनेमेटोग्राफर भी है, सेट डिजाइनर भी है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है, राइट, आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी है। तो
ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेणुका ने बहुत ही बखूबी, बहुत ही उम्दा निभाया है कि आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर रहेंगे, होते रहेंगे, थैंक यू है ना? एंड यू सेट अ बेंचमार्क, ओके, एंड दिस इज द वी आर प्राउड हमारे पास में एक ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। सर, थैंक यू सर एंड मैम, इट मीन्स अ लॉट। ओके, रेणुका के जर्नी सुनकर अब मैं जाऊंगी निखिल के पास। निखिल, तुम थे काली सलवार में और उसके बाद तुम मोहम्मद भाई में थे। मोहम्मद भाई पे तुमने बहुत अलग लेवल पे जाके उसको डेवलप किया, तो तुमने लिखा भी, परफॉर्म भी किया, और यू नो जो तुम्हारा परफेक्शन था, मतलब चाहे मोहम्मद भाई में हो या चाहे काली सलवार में जो क्या आ रहा था कि क्या कहाँ पे सीन ब्रेक होता है और कहाँ पे चालू होता है, वो कंटिन्यूटी को लेकर हो या फिर यू नो वो स्टोरी का फ्लो हो कि कितना स्मूथ वो लग रहा था, खासकर काली सलवार में। तो मुझे उसके बारे में तुमसे सुना एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ यू नो डेवलपिंग समथिंग लाइक मोहम्मद भाई, जो कैरेक्टर प्ले है और एक कहानी जैसे काली सलवार है जिसमें बहुत क्या एक्सपीरियंस था, क्या लगा, हमें बताओ। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करूंगा। मैं बोलूंगा कि दोनों जो स्टोरीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल काली सलवार एंड मोहम्मद भाई, दोनों डिफरेंट प्लॉट पे लिखे। एक तो कैरेक्टर प्ले है एंड कम्प्लीटली एक स्टोरी प्ले है। तो जब भी हम लिख रहे थे तब फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूएशन से बात करूंगा। जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, मंटो साहब ने इस प्रकार से लिखी है स्टोरी कि उसका एक भी अंश कहीं भी छूट जाता है, मतलब एक एक अंश बहुत ही इंपॉर्टेंटली लिखा है, हम उसको एडिट नहीं कर सकते थे। तो फिर, और अगर एडिट नहीं करते तो फिर प्ले लेंदी भी हो जाते थे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैलेंज हम फेस कर रहे थे कि प्ले एडिट भी हो एंड जो लिखा है उसका मजा भी ना चले जाए। तो कंटिन्यूएशन में जैसे जैसे हम लिखते थे तो एक हर सीन का, हर लाइन का एक इमोशंस रहता है। तो वो इमोशंस न कट होते हुए एक सीन से दूसरे सीन में कैसे जाए, तो ये मुझे सोचने में बहुत चैलेंजिंग लग रहा था। लेकिन उसको मैंने बड़े मतलब जब सोचा कि अगर इमोशंस को कुछ कुछ चीजें हमें ऑडियंस पे भी छोड़ देनी चाहिए। जब हम प्लॉट ऐसे ग्राफ लिखते हैं तो एक ग्राफ ऑटोमेटिकली हर चीज इस्टेब्लिश करने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो वो ऑटोमेटिकली है ना, जब स्टोरी रन होती है तो ऑडियंस को क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये वहां था। ऑडियंस, हम जब प्ले देखते हैं, मैं भी जब प्ले देखता हूँ या फिर जब भी हम करते हैं तो ऐसे नहीं, मतलब इतने चाइल्डिश करके नहीं देखते, छोटी मोटी बातें समझ में आ ही जाती है हमको कि कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर जब भी मैं लिखता था कि अच्छा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं भी होता था तो फिर मैं अगले सीन में उसका एक छोटा सा 0.1% है ना, एक ऑटोमेटिकली फिलर करके डाल देता था कि ताकि अगर ऑडियंस को ना भी ध्यान में आ जाए तो इस पॉइंट से ध्यान आ जाए कि अच्छा वहां वो हुआ था, जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन रन में अच्छे से फ्लो हो जाए। एंड कंप्लीटली फिर मोहम्मद भाई एक कैरेक्टर प्ले है। जब भी ये कैरेक्टर, जैसे कि हमने इससे पहले भी एक प्ले किया था बाय करके, चिल्ड्रन वर्कशॉप में किया था, वो भी इसी टाइप से लिखा गया था। हमने पहले लिखा था, जब मैम ने हमें बोला कि ये वाली स्टोरी भी कंप्लीटली वैसे टाइप से ही हमें थोड़ा सा करना है, तो फिर मैं थोड़ा सा जिस समझ गया। लेकिन जब जब लिख रहा था इसमें भी वही प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कंटिन्यूएशन ना ब्रेक हो जाए, इमोशन ना ब्रेक हो जाए, बस मोहम्मद भाई मतलब फोकस ना हट जाए। उसकी स्टोरी का जो मजा है, जो मंटो साहब लिखा गया है, अगर हम मंटो साहब के नजरिए से देखें मोहम्मद भाई, तो वो काफी मतलब एक उनके नजरिए से देखते हैं। अगर हम स्टोरी पढ़े मंटो साहब की मोहम्मद भाई, तो हमें उनका नजरिया दिखता है। लेकिन हम जब, मैं वो प्ले लिख रहा था, हम जब पूरी टीम लिख रहे थे, तो हमें ऐसे लिखना था कि सब बोल रहे थे कि ये हुआ है, लेकिन मैं हर बार बता रहा था कि ये सब मंटो साहब का नजरिया है, हमें मोहम्मद भाई नजरिए से दिखाना है। हमें मोहम्मद भाई के नजरिए से, मतलब अगर समझो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपके वहां कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो मंटो साहब अगर इस नजरिए से दिखा रहे हैं तो हमें अपोजिट नजरिए से दिखाना है, वो कम्प्लीटली इमेजिनेशन पे बेस्ड। और तो उनकी बैक स्टोरी पूरी क्रिएट करनी पड़े कि कैसे कैसे होते था, सबसे पॉइंट ऑफ व्यू लेने पड़े कि ये किया जाए, ये क्यों किया जाए, अगर ये मैच हो रहा है क्या। कोई भी अगर हमें, हमारे पास कोई भी ओपिनियंस आते थे तो
उसके क्वेश्चनिंग करते थे हम कि ये क्यों होता है, क्यों होगा। अब वो बैलेंस दिखना चाहिए, एब्रप्टली दिखा तो फिर वो कट हो जाता था। हर चीज के हम और दोनों स्टोरीज में मैं बिल्कुल ही ऐसे जाता था कि हर एक चीज का, अगर एक चीज लिख रहा हूँ, हर एक चीज के 4 से 5 पर्सपेक्टिव निकालता था। ये 4 से 5 पर्सपेक्टिव आते हैं, चलिए इसमें से ये वाली सही क्यों है, ये वाली गलत क्यों है, ये वाली गलत क्यों है। फिर वो 4 में से एक चुनी जाती थी। फिर उसके बाद वो एक से आगे बढ़ते थे, फिर नेक्स्ट लेवल के बाद वहां भी 4 पर्सपेक्टिव लेके आते थे हम। वहां भी एक 4 में से पॉइंट आउट करते थे कि ये इसमें से ये सही क्यों, ये गलत क्यों है। उसमें भी ऐसे करते करते धीरे बहुत मतलब हर एक पॉइंट को सोचते हुए, समझते हुए, लिखते हुए, पॉइंट आउट करते हुए, मेरी गलती हर एक की पॉइंटिंग करते हुए एकदम ये प्ले धीरे से, इसको थोड़ा सा वक्त लगा लिखने में, लेकिन ये अपना टाइम टेकन लेके एक दोनों ही प्ले अच्छे तरीके से बन गए। मैम ओके ओके, तुमने राइटिंग प्रोसेस के बारे में बताया। वर्चुअल में वो करना एक अलग बात होती है, मतलब जैसे बाय हम लोगों ने ऑन स्टेज किया था, लेकिन ये वर्चुअल में होने वाला था और मुझे बहुत शक था। मैं कह रही थी कि जो तुम मुंबई दिखाना चाह रहे हो, पुरानी मुंबई दिखाना चाह रहे हो, वो दिखाना कितना चैलेंजिंग था। कैसे तुमने सोचा कि किन किन चीजों से वो पुरानी मुंबई मतलब लोग देखे, दर्शक कैसे उस स्पेस से कनेक्ट होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही हमें मुझे पता चला कि मोहम्मद भाई हमें वर्चुअल प्ले में करना है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैलेंज ये रहता है वर्चुअल प्ले का कि हम आम जिंदगी में जैसे नाटक करते हैं तो सभी एक प्लॉट पे रहते हैं एंड सभी एक इस पे स्टेज पे एक्ट करते हैं, सामने को एक्ट दिखते हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली सब कुछ। लेकिन यहाँ चैलेंज ये था कि एक्टर्स तुम्हारे साथ नहीं है, सारे एक्टर्स किसी और जगह पे, हर एक एक्टर अलग अलग जगह पे। लेकिन इस चीज का एहसास हमारा ये चैलेंज था कि किसी भी ऑडियंस को ये लगने नहीं देना चाहिए कि कोई भी एक्टर अलग अलग प्लेसेस में नहीं है। सारे ऐसे लगना चाहिए कि ट्राई करने चाहिए कि एक ही लेवल पे सब एक ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा को एक्टर साइड में ही है एंड इसी साइड में ही है। तो हम पहले वक्त सोचते थे कि पहले तो बैकग्राउंड रखते थे हम, तो वो सब सिमिलरली, अगर सेम ना भी रहो तो उसी जॉनर का, उसी इमोशन का, उसी कलर का फील देने वाला, उसी सिचुएशन का फील देने वाला ही रहे ज्यादातर करके। फिर बाद में कॉस्ट्यूम्स, फिर बाद में जैसे डायलॉग्स लिखे थे, डायलॉग्स में अभी कुछ कुछ सीन्स आते हैं स्टार्टिंग के मोनोलॉग में मुंबई के बारे में, उस वक्त की मुंबई के बारे में मंटो साहब ने बताया है कि टांगा वाला, फिर आता है कि कैसे फारस गली आती है, फारस गली में कौन सा रास्ता, फिर सिनेमा घर कौन सा आता है, वहां सिनेमा घर के बाहर मालिश कैसे होती थी। ये सारी चीजों को इतनी बारीकी से, मतलब अगर हम नॉर्मल स्टोरी भी पढ़ेंगे ना वो कंप्लीटली इमेजिन हो जाता है। तो उस फ्लेवर को है ना कम करने नहीं चाहते थे हम, थोड़ा से वही फ्लेवर लिए एंड उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश की। एंड जब भी हम मतलब जब भी इमेजिनेशन पे, मैंने हिमांशु से भी बात की थी कि जब भी हम वो सीन करेंगे तांगा वाला, तो तांगा वाला बेसिकली हम तांगे पे वैसे कैसे बैठते हैं, एक फ्रंट में बैठे रहते हैं, पीछे वाला इस साइड में बैठा रहता है। तो वही इमेजिन करके हम कर रहे थे कि अगर घूमेंगे तो फिर कैसे नजरिए कैसे दिखेगा, समंदर कैसा रहेगा, वो सारी चीजें हमें एक्टर्स को इमेजिन करना बहुत जरूरी था। क्योंकि उस वक्त की, अभी मुंबई ठीक है लेकिन उस वक्त की मुंबई कैसे, इसके बारे में हमने वीडियोस भी देखे थे। मैं खुद से भी सभी को रेफर किया कि ये वीडियोस देखो कि मतलब कंप्लीटली कुछ कुछ टीममेट्स ने मेरे वीडियोस भी डाले थे। वो वीडियोस देखने के बाद जो एक फील आता है कि कैसे उस वक्त की भीड़ रहेगी, कैसे उस वक्त का माहौल, डेवलपमेंट किस एरा की रहेगी, उस वक्त कैसे बिल्डिंग्स बनते थे, अगर बिल्डिंग्स नहीं तो फिर माहौल कैसा था, रेड लाइट एरिया उस वक्त कैसे रहते रहेंगे, अभी जैसे ही कि उस वक्त कैसे इंसान कपड़े कैसे पहनते रहेंगे उस वक्त के, बेल बॉटम कैसा टाइप का है, बेल बॉटम शॉर्ट है मतलब एकदम टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं, नैरो बॉटम पहनते हैं, फिर कैसे पहनते हैं। ये सारी चीजों को मतलब कॉस्ट्यूम से लेके एरा, तुम्हारा बैकग्राउंड से लेके, फिर बाद में तुम्हारी बोलने की शैली कैसी है, उससे लेके हर एक चीज पे मतलब और क्या सोचा। एंड फिर बाद में लोगों की 1935 जिस भी उस एरा में कैसा लगता रहेगा, 1936 उस एरा में कैसा लगता रहेगा, कि उस वक्त में कैसा कैसा कंप्लीटली एनवायरनमेंट को हमने स्टडी किया, उसके बाद ही हमने ये। वाह, वेरी नाइस, वंडरफुल। ओके, तो अब मैं आऊंगी सरबुलन के पास। सरबुलन ने तकसीम में काम किया और उड़ीसा की रहने वाली लड़की है। वहां पर जो तूफान आया वो हमने सुना ही, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लगातार,
और बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस सरबुलन ने दिया। हमने उसको आखिर में मतलब जो स्टेज पर देखा वो एन इवनिंग विद चेखव में डिफेंसलेस क्रीचर वाली स्टोरी में, बैंक मैनेजर की स्टोरी में देखा था। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था ऑन स्टेज उसका, लेकिन उसका जो वर्चुअल प्ले का परफॉर्मेंस था वो भी बहुत अच्छा था। क्या बोलोगे सर बुलंद इस पूरी जर्नी के बारे में, बेसिकली तुम्हारी टीम के बारे में, जो तुमने लगातार कहा कि बहुत अच्छी टीम, तो क्या तुम्हारी टीम स्पिरिट का क्या राज था? किस कोऑर्डिनेशन से तुम लोग आगे बढ़े इस कहानी को प्रस्तुत करने के लिए? थोड़ा सा हमारे साथ शेयर। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के वक्त, मतलब जब ऑफिस का काम वगैरह जो भी रहता है, तो जब वर्चुअल प्ले में मैम ने बोला कि हम लोग ऐसे स्टोरीज है हम अडेप्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो तकसीम के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जब हमने स्क्रिप्ट हमने अपने ग्रुप में दिए, शेयर किए, तो सबसे पहली बात जो हमने किया वो स्क्रिप्ट को 5-6 बार पढ़े हम लोग। तकसीम का ज्यादा हम लोग सर्च किए, गुलजार साहब के बारे में सर्च किए, फिर हमने एक स्क्रिप्ट लिखा और सबने हमने मिलकर लिखा। उसके बाद में मैं ये तारीफ करूंगी कि हमारे प्रैक्टिस सेशंस इतने सही थे, उसमें हमने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को पहचाना, और प्रैक्टिस सेशन से ही हमें पता चला कि इस स्क्रिप्ट को और क्या चाहिए और क्या देना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने इसको बहुत ज्यादा सराहा, इसको स्क्रिप्ट को जाना। फिर हम लोग सबसे बेस्ट जो हमारी टीम की एक खासियत थी, जो हमारा स्ट्रेंथ था, वो हमारी टीम बॉन्डिंग थी। और एक प्रोसेस जो होती है ये पूरे में, ये प्रोसेस इतनी सही थी, इसका एक एक प्रोसेस इतनी इतनी खूबसूरत थी जो हम हमेशा से याद रखेंगे। और लगातार प्रैक्टिस के बाद, ऑफिस के बाद प्रैक्टिस, और हमेशा से एक जुड़ जाना, वो हम लोग ने मतलब बहुत सारे मस्तियां भी की, और जहाँ सीरियस होना था वहाँ सीरियस हुए। और इस सारे प्रोसेस में होके एक फाइनल प्रोडक्ट जो निकला ना, तब वो प्ले करने के बाद हमें एक दिल से खुशी मिली कि हाँ हमने कुछ कर दिया। तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो खुशी ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि हाँ हमने कर दिया। और हमेशा ये मुझे बोला जाता था, पूरे टीम को बोला जाता था कि सिंस ये जूम लाइव है और मतलब तुम्हारी आवाज तुम्हें हमेशा बुलंद करनी चाहिए, तो अपनी नाम की तरह तुम्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए, वरना स्क्रीन में तुम्हारा नहीं दिखेगा। तो ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और उम्मीद है कि ऐसे सारी चीजें में हम एक दूसरे के साथ जुड़ के रहे। हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सब चीजें हम और भी हमारा रिलेशनशिप को और भी स्ट्रांग बनाता है। ऐसे काम में हमेशा हम लोग अपलिफ्ट करते हैं अपने आप और अपने पर्सनालिटीज को। तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जर्नी थी, और वर्चुअल प्ले के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जर्नी थी। थैंक यू सो मच सर मैम फॉर एवरीथिंग। सर बुलंद सर हमेशा उसको कहते थे, सर बुलंद तुम्हारा आवाज नाम कैसा है, वैसे ही आवाज रखो, एकदम बुलंद आवाज रखो। तो वही उसको पूरी टीम चिढ़ाती है। बट देन सही में बहुत ही तकसीम जिसमें तुमने काम किया, आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेज जो हुआ। काबिले तारीफ है कि जिस उम्फान में आपने काम किया, जिस दिन उम्फान आया था उस दिन आपका प्ले था, और हमें गर्व होता है कि नेट कनेक्शंस को आपने बहुत मैनेज करते हुए परफॉर्म किया। तो उम्मीद है कि पूरा शहर और पूरा राज्य जो है अभी उभर रहा है, और हम सब भी जल्द ही उभर जाएंगे इस कोरोना काल से, पूरी दुनिया, है ना। जी सर। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत ही बुलंद, मजा आया आप सबको देखकर, बार बार स्क्रीन पर। यस। यस, अब मेरा जो अगला सवाल है वो मैं सबीना से करना चाहूंगी। सबीना छत्तीसगढ़ की रहने वाली लड़की है, और यहाँ से कुछ ही दिनों पहले कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, और बड़ी तेजी से, मतलब इतनी वो परेशान थी, और फिर वो उस बहाने से घर गई, लेकिन घर में ही लॉकडाउन हो गई कोरोना वायरस के बाद, उसके बाद। और मैंने देखा सबीना बहुत खूबसूरत चित्र बनाती है, जो नंगी आवाजें हुआ या और तमाम कौन से प्लेस सबीना तो भी बताना, जिसके पोस्टर, जिसके पेंटिंग्स उसने बनाया, अतरंगी यारी का भी पोस्टर पेंटिंग इसने बनाया, वो बहुत अच्छा गाती है। और उसके कैरेक्टराइजेशन की समझ, उसकी कैरेक्टर की समझ, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कमाल की है। तो सबीना, मुझे पूछना है कि अभी तुम घर में रहकर कर रही हो परफॉर्म, कई बार ऐसे होता है तुम्हारी फैमिली भी बड़ी है, पापा भी बीमार रहे थे, उसके बाद वो ठीक हो गए धीरे धीरे, फिर सब फिर भी आ गए हॉस्पिटल से,
और फिर उसके बाद इस पूरे माहौल में बहुत मुश्किल होता है कंसंट्रेट करना कि हम अपना कैरेक्टर करें, क्योंकि लोग आजू बाजू में हैं, उनको भी देखना, मतलब फैमिली मेंबर्स को देखना जरूरी होता है, तुम्हारे भाई बहन है। तो इस बीच में अपने लिए एक जगह बनाना, वहां पर प्रैक्टिस करना, कोई भी डिस्टरबेंस ना आए इसका ध्यान रखना, क्योंकि आवाज आएगी तो फिर ऐसे हो सकता है कि प्ले में बाधा आए। तो इन सारे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम तुमने किया, क्योंकि तुमने इतने अच्छे कैरेक्टर्स की, इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स की, और जब भी तुमको स्क्रीन पे देखा है मतलब ऐसे दिल खुश हो जाता था हर बार। मतलब फिर वो चाहे मोजेल में तुम्हारी भूमिका हो, रावी पार में तुम्हारी भूमिका हो, मतलब 101, मतलब हर बार खुशियां में तुमने जो भूमिका की, छोटी सीख है, लेकिन इट वाज सो नाइस टू ऑलवेज सी यू विद द काइंड ऑफ मेच्योरिटी, विद द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताओ कि कैसे स्पेस चैलेंजिंग होता है, कैसे घर के माहौल में इतना कॉन्सेंट्रेट करना चैलेंजिंग होता है, तुमने उसको कैसे ओवरकम किया? सभी को नमस्कार, आदाब। मैम, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपने एक बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है। एक एक छोटी जगह में रहते हुए, एक छोटे से घर पे रहते हुए जहाँ ढेर सारे सदस्य हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। जैसे कि जब मैं नाटक कर रही होती थी तो हर तरफ आवाज़ें आना, और बहुत अलग-अलग तरीके की इंटरप्शन होना, अ, उन सब चीज़ों को मैंने फेस किया, पर धीरे-धीरे चीज़ें सुधरती गई। और वो इस तरह सुधरे कि मैंने अपने फैमिली वालों को रियलाइज़ करवाया कि ये कितना खूबसूरत काम है जो मैं कर रही हूँ। मैंने जब नाटक करना शुरू किया, और वो जब देख रहे थे कि मैं कितनी शिद्दत से काम कर रही हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ, रात को जाग रही हूँ, सवेरे भी, मतलब कहीं कोई बीमारी नहीं कर रही हूँ, तो वो मुझे खुद ब खुद सपोर्ट करने लगे। और इतना खूबसूरत माहौल हो गया था कि मैं यहाँ पे लाइव प्ले कर रही होती हूँ, तो दूसरे कमरे में मेरे पिताजी और बहन बैठ के फ़ेसबुक पे लाइव देख रहे होते थे। तो धीरे-धीरे सभी ने अपना टाइम भी मैनेज कर लिया, और एक दूसरे को भी मैनेज कर लिया। और जैसे जब मैंने धुआँ प्ले में चौधराइन का कैरेक्टर निभाया था, तो मैंने इतनी बार रिहर्सल कर लिया होता था कि मेरे सभी घर वाले सदस्य मुझे चौधराइन, चौधराइन बुलाते थे। और जब मैंने मोहम्मद भाई में भिखारन का किरदार निभाया, तो सभी मेरे कटोरी में वो सिक्के जाके डालकर चले जाते थे। तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल हो गया था। और जब भी कभी अ, ऐसा लगता कि यहाँ मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो रही हूँ, या बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ आस-पास के एनवायरनमेंट से, तो मेरे पिताजी किसी भी कंडीशन में होते, तो वो हमेशा सपोर्ट के लिए सामने खड़े रह जाते। और सच में मैंने इस डिजिटल प्लेस में से ना ही केवल अपने फ़ेसबुक के व्यूअर्स को एंटरटेन किया, बल्कि अपने घर वालों को भी एंटरटेन किया। और उनको जब पता चला कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, और एंटरटेनमेंट के साथ मैं अपने प्ले के ज़रिए उन्हें नई-नई सीख दे रही हूँ, तो सच में उन्हें बहुत प्राउड फ़ील हो रहा था। वो दिखा नहीं रहे थे, पर सच में ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और ये मतलब ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा काम करने का मौका मिला, कि मैंने पोस्टर भी बनाए, मैंने रावी पार, नंगी आवाज़ें, और अतरंगी यारी, और बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स बनाए, जिसपे सिर्फ़ कहानी को सोच कर ही पोस्टर पे चित्र उतारना था। तो ये भी एक नया सीखने का एक्सपीरियंस था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बस। सबीना हमारे टीम की सबसे छोटी लड़की है, और बहुत अच्छा लगता है सबीना कि तुम कितने शिद्दत से जुड़ी हुई हो देखकर, और बहुत सारे बधाई की पात्र हो। तुम इसी तरह तरक्की करती रहो। सबीना के बाद मैं हितेश को पूछने वाली हूँ। हितेश, तुम एक्टिंग भी कर रहे थे, तुमने काली सलवार में बहुत बड़ा कैरेक्टर निभाया, उसके बाद तुम टेक्निकल सपोर्ट में भी हमको हमेशा से थे। तो मुझे उस दोनों फ्रंट्स पे बताओ, एक्टिंग फ्रंट भी है, परफॉर्मेंस फ्रंट भी है, और टेक्निकल फ्रंट भी है, कि किस तरह के चैलेंजेस हम क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे हो, या चाहे वो मीटिंग में सबको एक साथ हो सकती, ऑडियो वीडियो चेकिंग करनी हो प्ले से पहले, और उसके बावजूद भी
मतलब ऐसे ग्लिचेस आ जाते थे। तो हाउ वाज यू नो हाउ चैलेंजिंग इट वाज टू टैकल these situations? मैम टेक्निकल तो बहुत चैलेंजिंग था ही। इनफैक्ट मैं अपने 3 स्क्रीन तैयार रखता था और 3 वाईफाई के सोर्सेज, 3 नेट के सोर्सेज तैयार रखता था। एक स्क्रीन पे फेसबुक लाइव चलता था जो हम स्ट्रीम करते हैं, एक स्क्रीन पे जूम चलता था जहाँ पे जिसके थ्रू हम स्ट्रीम करते हैं फेसबुक पे, और एक स्क्रीन पे मेरा ऑफिस का काम चलता था। तो वो तीनों हैंडल करना बहुत मुश्किल था, पर वो हो गया हैंडल, मतलब आदत लग सी गई उसकी। और नेट के जो ग्लिचेस थे वो तो थे ही कभी, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं है कि इतने बड़े इवेंट्स अभी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर भी बहुत ही गर्व की बात है कि इतने चैलेंजेस के बावजूद हम एक हिट इवेंट कर पाए। मोर देन 2000 व्यूअर्स हमारे इवेंट से जुड़ पाए ऑनलाइन, और ये इंडिया का एक फर्स्ट ऐसा इवेंट रहा जो कि स्वतंत्र ने लॉन्च किया था। तो बिना मतलब बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू, और वो सर और मैम की आपकी तो है ही, मतलब ऐसे तूफानी आइडियाज लाते हैं। नितेश हमें वो बताओ, काली सलवार में जब सुल्ताना तुम्हें कंगन देती है, खुदा बख्शो कि जाओ इतने बेच आओ, और तुम्हारे पास एक कंगन था जो तुमने स्क्रीन के इस पार से निकाला, और वो सीन देखकर हम लोग मतलब बिल्कुल शॉक हो गए थे कि मैंने कहा कितनी खूबसूरती से कंटिन्यूटी मेंटेन करने। तो ये आइडिया कैसे इनिशिएट हुआ, कहाँ से आया, कैसा लगा कि इसको किया जा सकता है? क्या उसको प्रैक्टिस करके देखा था, या वो एकदम स्पॉन्टेनियस आया और फिर उसके बाद में किया? वो इनफैक्ट एकदम स्पॉन्टेनियस था। तो इनफैक्ट प्रैक्टिस वक्त हमारा इतना फ्लो नहीं था जैसा फ्लो होना चाहिए था, जैसा फाइनल डे पे हुआ। तो मुझे पता नहीं, एक ख्याल सा आया कि क्यों ना इसके कंगन देने तक मैं वेट करूं और इसके कंगन को ही देखते रहूं, उस लालसा से कि वो मुझे वो कंगन देगी और मैं कुछ अपने खाने का इंतजाम करूंगा। और तब तक मैं उस लालसा से उसके कंगन को ही देख रहा था, और जैसे जैसे उसने आगे हाथ बढ़ाया वैसे वैसे मैंने अपना आगे हाथ बढ़ाया कि मैं उससे कंगन ले सकूं। तो उस तरह वो इनटू द मोमेंट वो क्रिएट हो गया। मतलब इट वाजंट प्लान्ड। ऐसे कई सारे मोमेंट्स थे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अराउंड 20 to 35% मेरे इम्प्रोवाइज थे। बहुत सारे डायलॉग्स, मतलब जो कि डायलॉग्स हमने स्क्रिप्ट में प्लान नहीं किए थे, वो डायलॉग्स भी पता नहीं कैसे इम्प्रॉम्प्टू निकल गए, अंदर से निकल गया। और इनफैक्ट इससे एक किस्सा भी है। तो मुझे एक फ्लोर दिया गया है यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठ के अपने काम कर सकता हूँ, क्योंकि घर वाले मुझे झेल नहीं पा रहे थे, मैं इतना जोर जोर से प्रैक्टिस कर रहा था। तो उन्होंने मुझे ग्राउंड फ्लोर दे दिया कि यहाँ पे तुम बैठ के प्रैक्टिस करो। और यहाँ से आसपास से पड़ोसी जाते थे और मैं जोर जोर से चिल्लाता था, सुल्ताना सुल्ताना तुम्हारी गमनी तो वगैरह। बहुत सारे डायलॉग्स थे ऐसे जहाँ पे मैं सुल्ताना का नाम ले रहा था और मुझे जोर से चिल्लाना पड़ रहा था। तो आसपास जो पड़ोसी थे तो वो सुनते थे, बाहर लिटरली बाहर रुककर सुनते थे कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, किसी को काम बचा है नहीं तो यही काम है। तो वो लोग बाहर रुक के सुनते थे और ऊपर मम्मी पापा को जाके बोलते थे, ये क्या संस्कार दिया आपने अपने बेटे को, कौन है सुल्ताना, देखो जाके देखो, कोई तो भी सुल्ताना कोई लड़की को बैठा के बैठे अंदर। और फिर मेरे पापा मतलब एकदम फास्ट घर से उतर कर नीचे आए, बोला कौन है सुल्ताना, खोलो दरवाजा। मैंने बोला पापा देखो कोई नहीं है। बोला सुल्ताना सुल्ताना क्या बोल रहे हो, पड़ोसी ऊपर आके बोल रहे हैं। मैंने बोला पापा प्ले चल रहा है, देखो ऑनलाइन प्ले चल रहा है। बोला अच्छा, बाहर बोर्ड लगा के रखो एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। लोग गलत समझ रहे। वो एक बहुत बड़ी किस्सा था। क्योंकि पड़ोसियों को नहीं पता कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस वर्चुअल प्ले ने मेरे ख्याल से एक स्पेस बना लिया है घर में भी। नाटक करने के लिए एक स्पेस बना रखा है ना, सबके घर में एक स्पेस बन गया है। और जो कुछ कलाकार छुपकर थिएटर करते हैं, अब वो खुले परिवार के बीच में करते हैं। क्या बात है, वाह वाह।
मैं क्विकली हिमांशु शेखर से भी सवाल पूछूंगी क्योंकि उसका भी किस्सा बहुत मजेदार है। वो जब धुआं कर रहा था तो पड़ोसी के घर में जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां उस गुंडे का अड्डा दिखाने के लिए चला गया था, और वो जो सटायर में था, मतलब लोगों को भी उसको देखकर डर लग रहा था और उसको भी अंदर से डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए। हिमांशु वो बताओ ना किस्सा क्या था। जी मैम, नमस्ते। मैम वो धुआं में मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा था, तो सब कुछ ठीक था। जब मैं प्रैक्टिस के लिए बैकग्राउंड ढूंढ रहा था तो एक अड्डे वाला बैकग्राउंड, तो उनके घर पे मैं गया, अपने पड़ोसी के घर पे, और वहां पे वैसे ही था, सीमेंट रखी हुई थी, ईंटें रखी हुई थी, तो वो बैकग्राउंड काफी अच्छा लगा, सूटेबल लगा, तो मैं वहां प्रैक्टिस करने लगा। फिर शो के एक दिन पहले जब मैं पूरा अटायर के साथ वहां गया, ब्लैक कॉस्ट्यूम और सर पे ब्लैक कपड़ा और लंबे बाल, दाढ़ी, आंख में मोटे काजल और चोट का मार्क, और प्लस एक कुल्हाड़ी वाला सीन था जिसमें मैं कुल्हाड़ी से किसी को मारता हूँ, तो वो हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। और जब मैं वो कुल्हाड़ी कंधे पे रख के उनके घर जाता था, रात को 10 साढ़े 10 का प्रैक्टिस का टाइम होता था, तो जब दरवाजा खोलते थे तो देवर लाइक बहुत डर जाते थे, और मेरे अंदर भी उतना ही डर रहता था। मैं भी छुप छुपा के ही जाता था कि क्या लोग देख रहे हैं, एक तो लॉकडाउन, कोरोना एंड ऑल ये सब चल ही रहा है, ऊपर से लोग मुझे बहुत गंदे तरीके से घूरते थे, मतलब ये क्या हो गया इसको, ये बागी वागी बन गया, ऐसा कुछ। तो फिर मैं उनके घर में वो कमरा बंद कर लेता था और फिर पूरा रिहर्सल करता था। मैं चिल्लाया करता था, चौधराइन को उसके ऊपर चिल्लाया करता था, तो आवाजें सुनते थे बस गेट के बाहर से, मैं उनको कुछ देखने नहीं देता था। तो आखिर भैया आप करते क्या हो, करते क्या हो, हमें बस्ती से बाहर निकलवा दोगे, आप क्या करते हो अंदर? मैंने बोला वेट वेट वेट। फिर प्ले हुआ, मैंने वो कैरेक्टर किया, और मम्मी पापा जैसे कि सबके बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो मम्मी पापा ने काफी अच्छे से प्रचार किया, पूरे बस्ती मोहल्ले वालों ने, सबने देखा उसे फेसबुक पे, और उसके बाद देवर लाइक अच्छा उसी के लिए क्या वो कट वट, हम हाँ हाँ इसीलिए इसीलिए फिर वो सब समझ गया। उसके बाद फिर सबने बोला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो बस मजा आया, बहुत अच्छा प्रोसेस था मैम। थैंक यू आपको और सर को ये करवाने के लिए। बहुत ही गुणी कलाकार है हमारा हिमांशु। उसने सारे एपिसोड्स का एक सार बनाते हुए अभिषेक दीक्षित और हिमांशु शेखर ने बहुत अच्छी कविता लिखी, बहुत सुंदर कविता लिखी है, और इतनी इतनी टचिंग थी, इतनी इमोशनल थी। बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और जिस डेडिकेशन के साथ हिमांशु तुम जुड़े हुए हो, हमें वी आर रियली रियली हैप्पी, वी फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं हिमांशु के बाद आऊंगी वापस सुभस्मिता के पास। सुभस्मिता भी उड़ीसा में है। सुभस्मिता को हमने वापस चेकअप में ही देखा था, जो सिडक्शन स्टोरी है उसमें नताशा के रोल में हमने सुभस्मिता को देखा, और उसके बाद डायरेक्टली वर्चुअल प्लेस में। तो सुभस्मिता तुमसे सुनना चाहेंगे एज ए न्यू कमर, यू नो, मतलब स्टेज में भी मेरे ख्याल से एक ही प्ले हुआ था और फिर इमीडिएटली वर्चुअल प्ले में तुम जुड़ी, तो कैसा रहा? हाउ हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम स्टेज टू वर्चुअल? पहले तो नमस्कार सबको। एंड स्टेज में ये था कि मैम स्टेज में एक ही स्पेस मिलता था हमें, तो हम बहुत सारे सीन्स एक ही स्टेज में बैकग्राउंड लाइट्स को यूज करके, मतलब हमारा जो बाउंड्री होता था वहाँ बहुत लिमिटेड होता था। बट अभी जैसे सब एक्टर्स अपने ही घर पे हैं, तो देर आर लाइक मल्टीपल स्पेसेस, एंड हमें पर्पस सबका सेम ही रखना था और उसके साथ हमें लिंक भी रखना था। तो मतलब बहुत चीजें सीखने मिली, और ये भी कि छोटा भी सीन होता है तो उसमें हमें खुद को ही वो बैकग्राउंड भी बनाना होता है, वो लाइट को भी एडजस्ट करना पड़ा, वो कैमरा, एवरीथिंग वाज डन बाय इंडिविजुअल्स ओनली। एंड द मेन मतलब द स्ट्रगल वाज कि द सेंस, द मीनिंग शुड बी सेम, लाइक everyone is performing in that scene. That was very difficult part. बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला, इम्पोर्टेंस जानने को मिला कि बैकग्राउंड जो सीन क्रिएट होता है स्टेज पे 2 घंटे पहले, मतलब सर जाते हैं, लाइट्स वाइट सेट करते हैं, तो वो 2 घंटे का प्ले को कैसे सेट करते हैं इतना जल्दी, और हम 1 मिनट के सीन को भी मतलब वो क्रिएट करने में ही हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो दैट वाज वेरी गुड थिंग। बाकी तो सब ठीक है। हाउ नाइस, वेरी नाइस सुभस्मिता। सब कुछ मल्टीटास्किंग है ना, क्या क्या सब कुछ करना पड़ा अब बिल्कुल खुद को ही, मतलब एक्टिंग भी संभालो, डायलॉग संभालो, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, ये सब करते हुए बिल्कुल। और मुझे इससे याद आता है अभिषेक का एक किस्सा, अभिषेक कुमार का, जब वो तकसीम में
जी की भूमिका कर रहा था और उसको रियलाइज हुआ कि चचा जी की अगर दाढ़ी होगी तो उसका कैरेक्टर और ऑथेंटिक लगेगा और अच्छा लगेगा, और उसको दाढ़ी मिलने से रही, वो बिहार में है, कटिहार में है, दाढ़ी कहाँ से मिलेगी। तो ऐसे समय में उसने कैसा जुगाड़ किया दाढ़ी का, उसका एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। अभिषेक हमारे साथ शेयर करो। हेलो मैम, नमस्ते। तो मैम, जब मुझे तकसीम की स्टोरी मिली और उसमें अफजल चाचा का रोल मिला जो कि 45 इयर्स के थे, तो मैं सोचा क्या कि मुस्लिम है, और मैंने जब बाहर घूमा तो देखा मुस्लिम के बहुत सारे दाढ़ी है। फिर मैंने देखा मेरा तो कुछ दाढ़ी उड़ी है नहीं, और फिर तो मैं सोचने लगा कैसे दाढ़ी बनाऊं है। तो मैं घर के ही अगल बगल सब जगह खोजना चाहा। फिर सोचा कि बाल वाल काट के मैं लगा लेता हूँ। फिर बोला नहीं, ये कैसे हो सकता है। फिर फिर जाके मैं, तो मुझे और कुछ रमजान का महीना भी था। यस सर। तो मैं सब्जी उब्जी में, मैं टोकरी उकड़ी में खोजने लगा, तो वहां पे एक मकई था, वो भुट्टा कहते हैं जिसे, भुट्टा उसके ऊपर भुट्टा बूढ़ा बूढ़ा था। तो मैंने देखा अरे ये तो पूरा दाढ़ी जैसा था, उसको मैंने नोच के निकाला फिर, और फिर उसको जमा किया। फिर उसको मैं फेविकॉल से कागज वो चिपका के मैं फिर लगाया, तो लगा हाँ अब मैं लग रहा हूँ मियाँ भाई। हाँ। और वो इतना अच्छा लग रहा था उस कैरेक्टर में। उस फैमिली का पड़ोसी था अफजल चाचा, और यस जो मैम। फैमिली पंजाबी फैमिली हिंदुस्तान आना चाहती है, और वो बिल्कुल इतना अच्छा, इतनी मेच्योरिटी के साथ उसने वो कैरेक्टर किया। और मतलब हमारा तो ध्यान भी नहीं गया कि उसने वो दाढ़ी बनाया, और फिर जब उसने फीडबैक में बताया कि मैम मैंने ये कैसे बनाया पता है क्या आपको, तो हमारी आंखें, क्योंकि वो इतना नेचुरल, इतना जेलअप हो गया था, उसका कैरेक्टराइजेशन, उसको, उसकी डिलीवरी, उसका कॉस्ट्यूम, उसका जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा लग रहा था, इतना जेलअप हो गया था। और जब हमने किस्सा सुना, हमने देखा, हमने कहा कि देखो क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ से निकल सकती है। एक सब्जी की टोकरी में दाढ़ी मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये कितना बड़ा लर्निंग है। तो इन्हीं ग्राउंड से एक और पवन जाधव का एक्सपीरियंस है। पवन जाधव को भी टोपी बनानी थी उसके कैरेक्टर के लिए मोजिल में। तो टोपी के बारे में तो खैर बता नहीं, लेकिन मैंने से सुना फिर उसके बाद कुछ तुम्हारी मम्मी की साड़ी और बहन का दुपट्टा वगैरह भी तुमने ले लिया था। वो किसके ले लिया था भाई? पवन? लगता है पवन नहीं है। पवन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग मानवीय रचनात्मक जो है ना वो अथाह है, समंदर की तरह है ना। आप जितना सोचो आपके इर्द गिर्द ही पूरी विधा है। नाटक हमारे जीवन में है, हमारे जीवन से आया हुआ है ना। तो बिल्कुल जो उसने बात की कौन की और कौन से वो निकाल कर और दाढ़ी बनाया, तो ऐसे ही बहुत सारे कलाकार, अभी पवन की बात हो रही है, पवन जाधव जो पूना में है और एक कटिहार बिहार में है, और ऐसे सब मिलकर, मतलब वर्चुअल प्ले के लिए अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट भी अलग तरीके की लिखी जाती है ना। जो हम सब ने नोटिस किया कि क्या दिखाना है और क्या हमें इंटरेक्शंस डालेगा कि भाई आप ये स्पेस पे हैं और वो उस स्थान पे हैं, तो हमें कैसे इंटरेक्शंस को हमारे स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। तो उसके लिए स्क्रिप्ट भी बहुत सोच समझ कर लिखी जाती है कि मैं ग्लास दूंगा, है ना। कुछ सीन्स ऐड किए जाते हैं कि मैं थाली फेंकूंगा और तुम उठा के लेके जाओगे, राइट। तो कुछ ऐसे सीन्स डिजाइन किए जाते हैं। तो ये एक शैली की अपनी अपनी विधा की बहुत खूबी होती है ना। जिस तरह से कैमरा का अलग, फिल्म की अलग खूबी है, नाट्य मंचन की अलग खूबी है, स्ट्रीट मीडियम की अलग खूबी है, और आज के डेट में ये वर्चुअल थिएटर प्ले की अलग खूबी है ना। तो मानव किसी न किसी चीज को ढूंढ लेता है ना। तो यही श्रेष्ठतम चीजें हैं। तो पवन अगर नहीं आ पाया है तो किसी और को आगे बढ़ाते हैं। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अपोलॉजीज सर। तो मुझे लगा आज भी बस तुम्हारा लेट हो गया। क्योंकि पवन ऐसा लड़का है जिसकी बस हमेशा लेट हो जाती थी, और वो रिहर्सल हमेशा लेट पहुंचता है। जी सर, अभी मतलब हो गया अभी तो। देखो अपसाइड डाउन हुआ है अभी भी। मैम ये क्या हो उल्टे दिखाई दे रहे हो? हाँ अब ठीक है। हाँ यस मैम, घर में मतलब हमारा घर ऐसा है कि घर की सारी दीवारें ऑरेंज कलर की है, और प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो कैरेक्टर था वो मुस्लिम कैरेक्टर था, तो उसको परफॉर्म करने के लिए उसको पूरा बैकग्राउंड वैसा कैरेक्टर का जो रिक्वायरमेंट था, जो शैतान का वाला था, जो लड़का जो मार धाड़ के लिए ऐसे जो दिखाना था, तो उसके लिए घर में एक मम्मी की साड़ियाँ वगैरह डार्क कलर की साड़ियाँ मैंने पहले कलेक्ट की,
और साड़ी ऐसे पीछे सज्जे पे उसके ऊपर वेट रख के मैंने साड़ियों का पहले बैकग्राउंड बनाया। और जो घर की जो वहाँ पे जो लाइट थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस थी, तो उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए उसके दीदी की एक चुनरी ली, उसको ऐसे लाइट के सामने लगा दी, तो वो थोड़ा फिल्टर होके आता था और कम लाइट आती थी, तो लाइट को वैसे मैनेज किया। और सबसे मेन बात ये पता चली कि जो कहावत है, जो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसका जो एक्सपीरियंस हुआ ना, वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस हुआ। हमारे जो सीनियर्स थे, प्रेम भैया हो, ऋषभ भैया हो, वो इतनी मतलब छोटी-छोटी चीजों से इतना कुछ क्रिएटिवली बना लेते थे सेट में, तो वो उनके साथ रह के हम जो सेट पे जो उनको हेल्प करते, तो वो बहुत सीखने को मिला और वो यहाँ पे अप्लाई हुआ। और बाकी तो मतलब बहुत अच्छा और बहुत बहुत मतलब ऑसम एक्सपीरियंस था कि वर्चुअल हम लोग प्ले कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर इसके लिए। थैंक यू सो हाँ मच। बराबर, ये लाइन बोलने के लिए पैसे देने वाले हैं हम लोग उनको। थैंक यू मैम एंड सर। नहीं, मजाक को एक तरफ रखते हैं। शुभांकर से पूछेंगे। शुभांकर ने तकसीम में गुलजार साहब की भूमिका की और बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम, बहुत अच्छा लाइट सेटिंग। इनफैक्ट याशिका राखी जी बने थे और शुभांकर गुलजार बने थे, तो दोनों से सवाल है, एक के बाद एक जवाब दीजिए। बहुत हद तक कोशिश हुई कि बैकग्राउंड्स मैच, और सच में मतलब सच में इतना स्मूथ था आप दोनों का कॉन्वर्सेशन कि जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, जिस डायरेक्शन में याशिका देख रही है, वो इतना स्मूथ और इतना ब्लेंडेड, और ऐसे लग रहा था एक्चुअल आप लोग एक स्पेस में और हम लोग एक बार इसको देखते एक बार उसको देखते, मतलब एक ही जगह पे, लेकिन बस आंखें यहाँ से वहां हो रही है। तो ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा था। तो दोनों से सुनेंगे। याशिका वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो वर्क फ्रॉम होम करने के बाद प्रैक्टिस में जुड़ना। शुभांकर क्योंकि फुल टाइम एक्टर है, तो शुभांकर के जो डिटेलिंग्स जिस लेवल के थे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस और खास करके तकसीम के बारे में क्या बताओगे? नमस्ते सभी को। लाइट्स नाटक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है और मुझे याद है रंग दास्तान के पहले प्ले में मैंने एक सीन किया था रावी पार में, तो उसके फीडबैक में सर ने कहा था कि वर्चुअल प्ले कर रहे हो तो लाइट्स का भी यूज करना। तो उसके बाद मैंने लाइट्स का यूज करना चालू किया और उसके बाद पहला प्ले मेरा तकसीम ही था और मेरे रूम में पूरे वाइट लाइट्स है और सर ने कहा था कि बैकग्राउंड तुम्हारा डार्क होना चाहिए जिससे कि तुम्हारा मतलब तुम ठीक से दिख सको। तो डार्क वॉल तो है नहीं मेरे रूम में और पूरे घर में, तो मैंने लाइट्स ही डिम कर दिए और येलो लाइट बिठा दिया रूम में। तो उसके वजह से पूरा फोकस ठीक से आ रहा था और फील भी हुआ था। और मुझे तब अच्छा नहीं लग रहा था जब मेरे बाकी को एक्टर्स ने चालू किया कहना कि पूरा फील आ रहा है उस एरा का, तो फिर अच्छा लगने लगा। ओके, याशिका कुछ ऐड करोगे? नमस्ते सभी को। मैम जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था तकसीम का ही, वो पूरा बहुत ही अच्छा था। और ये वर्चुअल डिजिटल प्ले का जो था तकसीम का एंगल्स एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। तकसीम सर मेरा मतलब तकसीम प्ले का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था और हम लोगों को तकसीम में क्या हुआ होगा वो समझ में आया ये प्ले करने के बाद। तो मतलब बहुत ही अच्छा जो हमारे एंगल्स थे, जैसे कि आपने बताया, वो डिसाइड करना, कोई तीसरा पर्सन वो देखकर डिसाइड कर रहा है, बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। ये जैसे सरबुलंद ने बताया था कि हमारी टीम में जो कोऑर्डिनेशन था उसकी वजह से आई गेस वो उतना प्यारा निकल के आ पाया, इतने अच्छे से बताना जो था। सुराज था हमारी टीम में। और मैम मुझे सबसे बेस्ट जो बात लगी है वो ये कि हमने इतने नंबर ऑफ प्लेस किए हैं। जब हम नॉर्मली प्ले करते हैं तो इन अ मंथ 5 प्लेस करते हैं, बट ये जो था इतने सारे एक साथ, और हर प्ले में हमारा जो ग्राफ है वो खुद में बढ़ता गया। हर दिन हमने अपने ही बेंचमार्क को तोड़ा है और हर टीम ने अलग अलग कंट्रीब्यूट किया है और आखिरी दिन तक we were best. I remember the feedback, and when you said that it was like a film, we were not doing theater, we were doing something in between, theater and film together, and overcoming all those challenges that we had, we were just the best in the last. And so it was overall it was a learning experience. Every play taught something or the other, so it was just good. Thank you.
So nice. Yashika was so graceful in her play also. एकदम into the attire and राखी जी जैसा लहजा और वो सब, जब उसको देखना आप जरूर, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप जरूर YouTube पर जाइए। YouTube पर ये सारे प्लेस हमने अपलोड किए हैं और उसमें आपको इस खूबसूरत लड़की का एक खूबसूरत किरदार देखने को मिलेगा नाटक। यशोदा की बात होगी, आदित्य सिंह के बाद प्रवेश अगर है तो प्रवेश, आप दोनों से कुछ सुनना चाहेंगे। आदित्य सिंह जो कि वीडियो एल्बम्स कर चुका है, म्यूजिक एल्बम्स कर चुका है, काफी सारी फिल्में करता रहता है, कर भी चुका है। तो आदित्य, तुमसे वर्चुअल प्ले कैसा था, इसका एक्सपीरियंस? और आदित्य को जोड़ के फिर प्रवेश ठाकुर, तुम भी अपना एक्सपीरियंस बताना। थैंक यू मैम एंड सर एंड युवराज सर ऑल्सो। मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत प्यारा रहा एंड मजा आ गया मैम। ऐसा प्ले, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग मंच पे ही कर रहे हैं। वो जो हमारी टीम की कोऑर्डिनेशन थी बहुत ही बेहतरीन थी। एक एक पॉइंट पे हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, जैसे कॉस्ट्यूम हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया, सब एक की पूरी टीम मिलके कि हाँ हमें अपना बेस्ट करना है, क्या कौन कैसे क्या करने वाला है, कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए। तो ये सारी चीजें प्रोसेस हैं। जैसे हितेश ने, हमारे कलीग ने बताया कि ऑफिस प्लस प्ले, तो कभी मैम ऐसा हुआ कि हमारा प्रैक्टिस, जो निखिल भाई है वो बीच में ही हमारा स्टार्ट हो जाता कि चलो अब हमें प्रैक्टिस करना है, तो माइंड वो अलर्ट हो जाता था, ठीक है। ऑफिस का टाइमिंग और वो प्ले का टाइमिंग दोनों कभी मैम 2 बार सेम हो चुका है। तो फिर ऑफिस का जो हमारा कॉल चलते रहता वो कभी मैं म्यूट करना भूल जाता था। तो फिर वो लोग भी सुनते थे, फिर बाद में हमें वो फीडबैक आता था, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे करके। तो किसी तरह उनको मैनेज करना। उसके बाद मैम ओवरऑल मैम बहुत मजा है। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं स्वतंत्र के साथ जुड़ा हूँ। बहुत मजा आया मैम, बहुत थैंक यू मैम। आदित्य, तुम कौन सी एड में आए हो? तुम पीएनजी के एड में अभी हाल ही में आए हो, और उसके साथ ही कोई एड तुम्हारी जो चल रही है, हम टीवी पे भी तुमको देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? यस मैम, अभी मैंने रिसेंटली पीएनजी का ऐड किया था एंड भारत पेट्रोलियम का एचपी गैस का मैंने ऐड किया था रक्षाबंधन के लिए। एंड अपकमिंग फिल्म है जो कि मुक्ता प्रोडक्शन हाउस के थ्रू है, नूरी करके है, फिर वो चेंज हो सकता है मैम। एंड इससे पहले बिल्लू उस्ताद किया है एज ए सेकेंड लीड, एज ए विलन भी मैंने वर्क किया मैम। मैंने काफी सारे ऐड किए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कैडबरी पर्क, दुल्हन हम लेके जाएंगे, भगा के लेके जाने, सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पे मैंने मैम काम किया है। ये सब आप क्या बात है। यस आदित्य, बहुत अच्छा लगा कि एक वर्चुअल लाइव प्ले का एक एक्सपीरियंस तुमने इस कदर लिया कि तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिला, टीम कोऑर्डिनेशन के साथ इतना टाइम देना, प्रैक्टिस करना और फिर उसको आखिर तक में ले आना। काली सलवार में बहुत अच्छी भूमिका आदित्य ने निभाई। काली सलवार भी बहुत अच्छा प्ले है। आपसे जरूर अनुरोध करेंगे कि YouTube पर जाकर आप इस प्ले को भी देखें, बहुत ही खूबसूरत प्ले बना है काली सलवार भी। अब हाँ, ये प्रवेश है। हाँ मैम, एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा मैं। आज जो भी मैं कर रहा हूँ आपके और सर के बदौलत ही कर रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ मैम। थैंक यू प्रवेश। थैंक यू आदि, थैंक यू। तुम एकदम हमारे क्या मतलब एकदम डैशिंग से और एकदम एनर्जेटिक ऐसे एक्टर हो कि कभी भी तुमको फोन करके बोला जाए आदि ये करना है, हाँ मैम हो जाएगा। तो इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जेटिक रहता है आदि, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, सच में बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। प्रवेश है ओके। प्रवेश अगर नहीं है तो फिर मैं आऊंगी श्रेयांश के पास में। श्रेयांश ने खोल 2 में एक भूमिका निभाई पाकी की, और वो भूमिका वहां थी जहां पर कैंप लगा हुआ है। तो तकसीम के बाद जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो कैंप्स लगे थे जहां से लोग गुमशुदा होने की वो कंप्लेन लिखते थे और लोग उनको, वो जो रजाकार थे उनको मदद करते थे। बहुत ही खूबसूरत कहानी, हम जानते हैं खोल 2 के बारे में तो क्या किया। लेकिन उसमें श्रेयांश ने कैरेक्टर निभाया था जो कि था पागल का, और वो कैरेक्टर कहानी में नहीं, लेकिन वो कहानी जुड़ के आए क्योंकि लिमिटेड साधन है हमारे पास में, और वो कहानी जितनी इफेक्टिवली पहुंचा सके उतनी पहुंचनी चाहिए, ये सोच के एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया। तो श्रेयांश, उस कैरेक्टर के बारे में क्या बताओगे? क्या चैलेंजेस तुम्हें आए कि ऐसा कैरेक्टर है नहीं, लेकिन वो लिखना है, वो करना है, ये तो ठीक है, लेकिन चलो ऐसे मीडियम के लिए करना है, तो एज एन एक्टर तुम्हारा क्या अलग अनुभव रहा, क्या अलग चैलेंज लगा इसमें, कैसे ओवरकम किया उसको? सबसे पहले नमस्कार सबको। मैम, जब मैंने पहली बार खोल दो पढ़ी थी मंटो साहब की, तब जो स्टोरी थी वो पूरी की पूरी सिराजुद्दीन पे बेस्ड थी, मतलब उसी की पूरी जर्नी थी। लेकिन जब हमने उस स्टोरी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया, तो जब सुयश भैया ने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया पागल का, वो पढ़ के बहुत मजा आया, लेकिन उसको निभाना उतना ही कठिन था। तो जब मैंने पहली बार वो पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर किया नहीं था। तो जब मुझे मिला तो उसके बाद वो चैलेंजेस स्टार्ट हो गए, जैसे कि उसका कैरेक्टराइजेशन में पूरा जाना, उसके बाद उसका फील दिखाना, मतलब कैंप का, और कैंप का फील दिखाना घर पे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास साधन कुछ भी नहीं रहता। तो वो एक चैलेंज था, लाइट का एक चैलेंज आ गया। तो इन सब चैलेंज के लिए फिर मैंने कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश की। अब जब कैरेक्टर कर रहा था तो उसके लिए उसका आउटर लुक कैसा रहेगा, उसका इंटरनल कैरेक्टराइजेशन कैसा रहेगा, तो इंटरनल ये सब प्रोसेस करने के बाद उसका आता है आउटर लुक। तो जब मैंने उस पे ध्यान दिया तो उसके लिए मेरे पास जिस तरीके से कपड़े चाहिए थे तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो एक मेरा फटा पुराना टी शर्ट था जिसको मॉम ने पोछा बना दिया था। तो वो पोछा माँ यूज कर रही थी, तो मैंने क्या किया, वो ले लिया और वो पहन के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे वो अच्छा लगने लग गया। तो उस पोछे को ही मैंने अपना कॉस्ट्यूम बना दिया। और नीचे पैंट बनाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो एक सफेद कलर की बोरी थी, तो बोरी को फाड़ के एक पैंट की शेप दे दी और उस वो फिट कर लिया अपने आप को। तो उस हिसाब से उसका कैरेक्टराइजेशन किया। अब दूसरी बात आती थी उसकी बैकग्राउंड की। तो घर पे बैकग्राउंड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था और वो कैंप वाला फील तो आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने तब इमेजिन किया कि, और सर ने एक बात कही थी हमें कि आप अपना कैरेक्टराइजेशन इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप अगर एक खाली स्पेस में भी परफॉर्म कर रहे हो तो लोगों को आपके इर्द गिर्द दुनिया नजर आने लग जाए। तो मुझे लगा ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो इसको यूज करके मैं सिर्फ अपनी कैरेक्टराइजेशन को स्ट्रांग किया, और बैकग्राउंड के लिए मैंने सिर्फ मॉम की साड़ी प्लेन वगैरह यूज कर दी। बाकी सब तो हो ही गया वो कैरेक्टराइजेशन की वजह से। वाह श्रेयांश, क्या बात कमाल, है, वाह, क्या बात है। पोछे का कमाल कमाल। पोछे का शर्ट और बोरी की पैंट, मतलब अगर थिएटर पे होते तो ये कभी नहीं करते ना, कुछ अवेलेबल हो जाता, लेकिन ऐसी क्रिएटिविटी थैंक्स टू वर्चुअल थिएटर की ऐसा भी सूझा, और ऐसे में तुम कंफर्टेबल होकर तभी फील आया तुमको कि हाँ अभी मैं शायद राइट अटायर में हूँ और अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपना किरदार निभाने के लिए। बहुत ही कमाल की स्टोरी श्रेयांश। अब मैं पूछूंगी आर्यन से। आर्यन के बाद मैं चाहूंगी कि उसमें रौनक काबरा भी ऐड करे और संतोष राणा, मतलब तीनों एक के बाद एक कि मतलब हमने ऑब्वियसली देखा है आर्यन को भी बहुत बाउंड में ग्रो होते हुए कि चेखव में हमने उसको देखा था आखिरी बार स्क्रीन पर, उसके बाद यहाँ पर उसने जो 2-3 किरदार निभाए थे बहुत अच्छी डेप्थ, और क्या क्या चैलेंजेस थे। तो आर्यन से सुनेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद रौनक काबरा। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो ये जो जर्नी था मैम जब स्टार्ट हुआ तो मैम आपने हम लोगों को बहुत बार मैम मतलब ऐसा हम लोग सामने से पूछे थे मैम कि कैमरा एक्टिंग और मैम थिएटर जब हम लोग कर रहे हैं तो सब लोग बोलते हैं थिएटर आर्टिस्ट बहुत बहुत शानदार होते हैं, कैमरा में उनको कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। तो मैम आप हमेशा हम लोगों को कैमरा एक्टिंग के बारे में पढ़ाती थी बहुत सारी चीजें। अभी मैम ये शुरुआत होने से पहले आपने हम लोगों को बहुत सारे क्लासेस दिए थे कैमरा एक्टिंग के। पर मैम जब हम मोबाइल रखकर इसको करने की कोशिश कर रहे थे मैम, तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट बैकग्राउंड ही समझ में आ रहा था। और देन सर बोलते थे जब स्टेज पे कि तुम लाइट छोड़ रहे हो, साउंड छोड़ रहे हो, तुम्हारे डायलॉग्स मिस हो रहे हैं। तो मैम लिटरली उस समय समझ नहीं आता था कि सर क्या चीज पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, कि लाइट तुम छोड़ देता है, कैसे करता है, मतलब तुम स्पेस से बाहर चला जाता है, अपना स्पेस बनाया हुआ है, तुमको समझ नहीं आता है क्या। तो मैम लिटरली उस समय मतलब दिमाग नहीं काम करता था कि सर किस लाइट को किस एंगल को पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। फिर भी मैम वहां तो सर होते थे, वो बता देते थे चलो भाई यहाँ खड़ा रहे, यहाँ से हिलना नहीं, और ये तुम्हारा स्पेस है। तो मैम वहां पे हो जाता था। पर मैम यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुआ मैम ये प्ले, तो लिटरली कुछ नहीं था दिमाग में। तो मैम मैंने देखा फिर वही व्हाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड, तो मैम कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे जैसे ये
बढ़ने लगा मैम सिलसिला, तो मैम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मैम वो है ना कि इमेजिनेशन बढ़ने लगी कि मैम जैसे हमने रावी पार पहला देखा तो मैम लगा कि अरे इस लेवल पे भी सोच सकते हैं, मतलब दिमाग काम करने लगा मैम कि अब जब हमारा खुशिया का टाइम आया तो मैम लिटरली उस समय लगा कि जब टैक्सी की बात हो रही है भाई तो टैक्सी तो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, मतलब फ्लैट में है, पार्किंग में है तो टैक्सी में तो जाके बैठ सकते हैं, कार को तो बना सकते हैं, रात का वक्त है तो टैक्सी बन सकता है इजिली। फिर मैम आप लोग मतलब फिर मैम की टैक्सी में अगरबत्ती जलती है तो छोटी छोटी डिटेलिंग अपने आप आने लगी। और मैम थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ कि मतलब वो ऐसा टपोरी जैसा पहन के और मुंह में मैम वो तिल्ली लेकर माचिस का जब लिफ्ट से उतर रहे तो मैम फ्लैट वाले पूरे मतलब कि ये कौन सा लफाड़ा आ गया यहाँ पे, मैम बहुत वो देख रहे हैं। फिर सोसाइटी में कंप्लेन भी हुआ कि पता नहीं क्या ऐसा शर्ट वर्ट खोल के घूम रहा है, कोई बंदा नीचे जा रहा है दौड़ के ऊपर आ रहा है। तो मैम सबसे अच्छा कि मैम ये कैमरा एक्टिंग ही था। मैम शब्द नहीं है कि क्या बोले इसको, पर मैम बहुत चीजें सीख गए कि कैसे एंगल रखना है कैमरा का या क्या बैकग्राउंड डेवलप कर सकते हैं। जैसा सर ने जो रेणुका ने बोला और सर ने बोला मैम कि इसमें ओवरऑल मतलब सब कुछ थे। अब समझ में आता है कि सर क्या क्या कर देते थे और ऐसे कर देते थे मैम, तो उसके लिए मैम बहुत मतलब शब्द नहीं है मैम। थैंक यू। स्वतंत्र मतलब होना स्वतंत्र है मैम, बस। क्या बात है आर्यन। रौनक तुम हो? यस मैम। रौनक को मैं यस बिल्कुल सही बात। जैसे सुयश को भी हमने देखा, सुयश के दादाजी जिस दिन प्ले था उस दिन उसके दादाजी आईसीयू में थे और उस टेंशन के साथ उसने इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस किया अपना। और जब हमारा फीडबैक होता था, जब हम फीडबैक के लिए सब इकट्ठे आते थे प्ले के बाद, उसने कहा कि मुझे पर्सनली मैसेज करके मैम मैं फीडबैक नहीं अटेंड कर पाऊंगा, दादाजी आईसीयू में है। और उसके बाद खैर उसके दादाजी गुजर गए, हमारे बीच नहीं है। तो फिर भी उसका मुझे मैसेज जो हमारा सीजन 2 है रंगे दास्ता का कि उसमें वो जुड़ेगा, ऐसे उसने मुझे लिखा है कि मैम कुछ दिन दे दीजिए, मैं फिर इससे बाहर निकल के जुड़ूंगा। तो मेरे ख्याल से कुछ सिमिलर लेवल पे चैलेंज होता है रौनक काबरा का भी, क्योंकि उसके घर में भी उसकी मदर है, उनको हेल्थ चैलेंजेस है और रौनक वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और इन सारी चीजों के बीच कहाँ से मोटिवेशन आता है यार कि ये करना चाहिए, और करते हो, इतना अच्छा कर लेते हो। 2-3 प्लेस में तुम्हारा प्रेजेंस हमें दिखता है। मतलब छोड़ जाना बहुत आसान है इस टाइम पर, कहना कि नहीं हो रहा है, बहुत चैलेंजेस है, दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है। लेकिन व्हाट मेक्स यू गोइंग एंड व्हाट वाज योर टेक बैक फ्रॉम दिस वर्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस? और इस साल भारंगम में भी था वो। इस बार भारंगम में भी रौनक हमारे साथ चला था। ये दिल्ली में भारंगम में इस बार जो जाग उठाए रायगढ़ हमारा प्ले सिलेक्ट हुआ, उसमें रौनक ने भूमिका निभाई। तो मैम यही कहूंगा कि मतलब चुनौतियां एक छोटी एज से काफी सारी चुनौतियां देखी है, तो उससे मतलब उससे और आपसे और सर से एक ही चीज सीखी है कि जिसको कुछ करना है, जिसको कुछ काम करना है, तो उसको दुनिया रुकने की इजाजत नहीं देती, तो वो इंसान रुक नहीं सकता जिसको काम करना है। तो वो ऑप्शन हमारे पास है नहीं कि हम रुक सकते हैं या हम कहीं थम सकते हैं, तो काम तो हमें करना है जैसे हो। तो हेल्थ चैलेंजेस के अंदर अभी मम्मी की बीमारी है, तो उसके अंदर काफी सारी दिक्कतें, ऑलरेडी लॉकडाउन है तो और लॉकडाउन के अंदर और दिक्कतें बढ़ गई हमारी काफी। तो महीने टू महीने उनका बॉडी में 4.5 लीटर 5 लीटर पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, तो हर महीने वो पानी निकालना पड़ता है डॉक्टर के पास जाके। वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती। हमारी प्ले की जब प्रैक्टिस चलती थी रात रात तक, तो उसके बाद में मैं हार्डली 2-2.5 घंटे जब रात को सोने के लिए जाता था, और 2:30-3 बजे मुझे ऐसी मतलब वॉशरूम के लिए मम्मी उठी और मुझे आवाज आई कि उनके गिरने की। तो फिर मैं भाग के गया, देखा तो गिरी थी, तो उनको उठते भी नहीं आता है वापस से। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर, लेकिन यही है कि रुक नहीं सकते हम लोग ये सारी चीजों को, और हमारा जो काम ही है कि हम लोगों को हमारे खुद के दुख भुला के हमको लोगों को एंटरटेन करना है, हमको लोगों के लिए काम करना है। तो ये एक किरदार निभाने की एक भूख है जो मोटिवेट करती है कि हम काम करते रहे कंटिन्यूअसली। क्या बात है। बहुत खूब रौनक बिल्कुल। रौनक जैसे कलाकार सच में हमें बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि इतना कर्मठता, मतलब कि लोग जो अगर एक्सक्यूज भी करते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण है वो कारण है, इससे बड़ा कारण किसी के जीवन में भी नहीं हो सकता है ना। तो हम सब प्रेरणा लें
रौनक से क्षमता लें कि वो इस तरीके से काम कर रहा है ना, अर्न कर रहा है, 2 घंटे सो रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है एंड वंडरफुल कैरेक्टराइजेशंस, खतरनाक कैरेक्टराइजेशंस करता है ना? तो ये जो कला है ना? वो सच्चे कलाकार होते हैं और बहुत आगे जाएँगे ऐसे कलाकार, जो मुझे बहुत उम्मीद है आप सब से, क्योंकि आप सब ने उस तरीके से काम किया है। पता है मुझे इस लॉकडाउन में आपके पास जो वर्किंग है, किस तरह का काम है। घर पे जो है, उनको जैसे मैं भी बहुत सारे काम करके घर से, और सभी कोई, मतलब ऐसा नहीं है, तो हर लोग जुड़ रहे हैं। बहुत ही उम्दा रौनक। यू ऑलवेज इंस्पायर्ड अस। चलिए मैं अगला सवाल लेती हूँ। मुझे पूछना है संतोष राणा से, और संतोष राणा के बाद चाहूंगी कि सौरभ यादव भी कुछ उसमें ऐड करे। संतोष राणा की बहुत शानदार आवाज, मतलब जिसकी तारीफ हमेशा होती रही, और वही आवाज एंड परफॉर्मेंस में इतनी खतरनाक ग्लिच आई कि वो जो भी बोल रहा था वो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो ऐसा भी चैलेंज हो सकता है, मतलब हम उसको हमेशा सराहते हैं कि क्या आवाज है तुम्हारी, कितनी अच्छी वॉइस क्वालिटी है, और कितना क्या मतलब ऑडिबिलिटी के लेवल पे कहे, के लेवल पर कहे, इतनी खूबसूरत आवाज। लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आया तो इंटरनेट का ग्लिच आया और उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तो संतोष बेचारा मतलब बिल्कुल हवालदिल कह रहा था, मैम कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं, हम लोग सब सच में सीख रहे हैं। तुम्हें कैसा लगा पूरा एक्सपीरियंस कि इतना प्रैक्टिस किया और फिर जब हुआ तब ऐसा हुआ, तो उसके बाद तुमने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, ये भी बताओ। सबसे पहले सर, मैम और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैम सही कहा आपने कि नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था उस दिन, और एक्चुअली उस दिन नहीं, मेरे घर में नेटवर्क का इश्यू रहता ही है, और अभी भी इस वक्त मैं टेरेस पे बैठा हूँ, तो यहीं पे सिग्नल अच्छे से आ रहा है, और सामने वाली जो स्ट्रीट लाइट है उससे मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है। तो ये तो चलो खैर, ये तो बहुत ही दूर की बात है, जो कि हम लोग, हमारे हाथ में नहीं है ये चीजें। हमारे हाथ में ये है कि हमारे जो टास्क दिए हैं, जैसे कि हमें राइटिंग का काम दिया हुआ है, हमको डायलॉग याद करने को दिया है, हमारे कॉस्ट्यूम रेडी होने चाहिए, हमारे म्यूजिक सही होना चाहिए, और कैरेक्टराइजेशन जो है कि वो सही होना चाहिए। तो जिस चीज तक हम पहुंच सकते हैं उस चीज तक अपना कर्तव्य करना, ये हमारा काम है। बात की बात तो बात की, पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा मैम कि जहाँ एक हफ्ता हो गया था शायद, लॉकडाउन हो गया था, और हम सभी एक्टरों के पास अभी एक उम्मीद छूट गई थी कि हम सोच रहे थे अब क्या करेंगे। मतलब जो एक्टर थिएटर से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो थिएटर, मतलब स्टेज पे जाना और परफॉर्म करना, वहाँ पे प्रैक्टिस करने, ये तो रोज का काम है, ये तो रोजी रोटी हो गई है एक तरह से। और लॉकडाउन में इस तरह से हम लोग कैसे मिल पाएंगे और क्या करेंगे, बहुत ही मतलब लग रहा था कि कैसे हो पाएगा ये सब। और वहां पर आपने और सर ने एक ऐसी क्रिएटिविटी लाई कि आज हर एक्टर के पास, जो थिएटर से आपके थिएटर से जुड़ा हुआ है, उसके पास हर एक काम है, राइटिंग का है, डायलॉग का है, कैरेक्टराइजेशन करना है, फिर आपको मोबाइल, मतलब टेक्निकल चीजें देखनी है, मोबाइल का कैमरा देखना है, एंगल देखने हैं, साथ में कॉस्ट्यूम चेंज करना है, और इन सारी चीजों को मतलब इक्वली तरीके से हर एक एक्टर एक थिएटर कर रहा है लॉकडाउन में घर बैठे। ये वाकई में आपको सलाम है सर और मैम, आप दोनों के लिए, कि ऐसा सुनहरा मौका आपने लॉकडाउन में हमें दिया। मतलब ऐसा हो गया कि थिएटर ना जाते हुए एक स्टेप हम लोग आगे चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग थिएटर नहीं जा रहे तो एक स्टेप पीछे आ गए, बल्कि एक स्टेप आगे चले गए हैं। जहां पर एक्टरों को हमें काफी शिकायत रहती थी कि मैम थिएटर तो कर रहे हैं, लेकिन कैमरा एक्टिंग का कैसा रहेगा, क्या करेंगे उसमें हम लोग, उसमें किस तरह से एक्सप्रेशन देने होंगे, किस तरह से हमें बातें करनी होंगी, क्या करना होगा। पर वही मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेप आगे बढ़ गए, हम थिएटर लाइव कर रहे हैं और साथ में कैमरा एक्टिंग कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं लगता कि हम सभी एक्टरों को मिल सकता है कहीं पर भी। बहुत ही जबरदस्त मैम, आप सभी को, सर और मैम को तो मैं वाकई में मतलब क्या बताएं समझ में नहीं आ रहा। आपको सलाम और शत शत नमन है हम सभी एक्टरों का, जो इस लॉकडाउन में, जहाँ होता है कि जो यूट्यूबर होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं वो फिल्म करते हैं, वो शूट कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं और फिर अपलोड करते हैं। लेकिन थिएटर अगर हमें करना है तो वो एक तरह से लाइव ही होना चाहिए कभी भी, और लाइव हम डिजिटली कर पा रहे हैं, इस तरह इस माध्यम से कर पा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। क्या बात, बहुत बहुत खूब बोला तुमने। बिल्कुल सही कि शूट करके एडिट करके डालना बहुत आसान होता है, और इस तरीके से
लाइव आना, जैसे कि रंगमंच पर लाइव आते हैं, है ना, वन टेक में टेक करना। और आप सबने बहुत ही उम्दा आवाज है संतोष की, एंड वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ संतोष की। सुबह शाम आने में जाने में थिएटर में कोई भी प्रॉब्लम ना होती हुए भी अभी सभी हमें जो सबसे बड़ी चीज हमेशा लगी इस लॉकडाउन के दरमियान, वो थी हमारी मानसिक संतुलन जो है वो स्वस्थ रहे, है ना, हम अपने मानसिकता रखें, है ना, और करते रहे और बेहतर करते रहे, और करने में ही बेहतर और दोनों चीजें आती है। कभी बेहतर भी होती है, कहीं आप सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। तो असफल से निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सफलता जो है ना, असफलता के बाद ही सफलता होती है ना। और बिल्कुल सही कहा, जैसे कि सर मैम एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक स्टेप हम एक्टरों के लिए आगे नहीं है, ये एक स्टेप हमारी ऑडियंस के लिए भी आगे है। जहाँ पर थिएटर का मतलब ऑडिटोरियम में लोग आते थे, हर एक एक्टर का जो है कि एक्सप्रेशन और चेहरा दूर से दिखाई नहीं देता और अच्छे से नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए हर एक एक्टर का चेहरा काफी अच्छे से दिखेगा, काफी एक्सप्रेशन दिखेंगे, वॉइस भी काफी अच्छे से क्लियर सुनाई देगी। तो ये हमारी ऑडियंस के लिए भी काफी एक प्लस लेवल का है, जो कि अच्छा रहेगा हम सभी दर्शकों के लिए भी। बहुत अच्छे संतोष, बहुत अच्छे से तुमने उसको शब्दों में रखा। और सच में ये एक्सपीरियंस हम सबके लिए भी बहुत मतलब अद्भुत रहेगा। मतलब फिर हम वापस लॉकडाउन के बाद मिलेंगे, जुड़ेंगे, नाटक करते रहेंगे, फिल्म करते रहेंगे, लेकिन ये शायद वन ऑफ इट्स काइंड है और हम सब के लिए बहुत स्पेशल है, खास जगह रखता है। सौरभ यादव, मैं तुमको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम भी ऐड करो अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर लर्निंग्स। ओके, शिवराज है हमारे बीच? जी मैम। यस, शिवराज। तो शिवराज ऑन स्टेज तो बहुत सारी बहुत अलग भूमिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में हमने तुम्हें देखा है। उसके साथ साथ तुम चिल्ड्रन प्रोग्राम के लिए भी एज अ मेंटोर तुमने काम किया है। तो काफी, क्या कह सकते, काफी एनरिचिंग अनुभव तुमने ऑडियंस को दिया है अपने हर एक परफॉर्मेंस में, जब तुम वन बेटर देन दी अदर, इस तरह से तुम्हारा पूरा जर्नी रहा। तो अभी इस वर्चुअल आगरा में हम भी रहो आगरा में हम भी रहो आगरा में जब जाति था रायगढ़ का प्रयोग हुआ था, तब उसमें हम भी रहो, बिल्कुल। और उसकी मूछें और उसका कद काठी एकदम बिल्कुल मेस्मराइज कर देता था उसको, फिल्म में बहुत जान डाल देता था। तो ये शिवराज बताओ कि शिवाजी महाराज के राजे शिवराज दिखते भी हो, तुमने मेंटोर भी किया, फिर उसके बाद एक्ट तो तुम बेहतरीन करते ही हो। ये वर्चुअल का एक्सपीरियंस क्या था तुम्हारे अंदर का? जो एक्टर है वो कितना एनरिच हुआ? या मुझे बताओ कि किन किन चैलेंजेस को तुमने जाना कि ये चैलेंजेस भी हो सकते हैं, वो थोड़ा सा हमें बताओ कि व्हाट वाज योर इंटरनल जर्नी, और इंटरनल जर्नी के साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस को तुमने पार करते हुए इस वर्चुअल मीडियम में तुमने सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेस दिए। मैम सबसे पहले तो हमें जो स्टोरी अलॉट हुई थी वो थी गुलजार साहब की रावी पार, और हमारा पहला ही परफॉर्मेंस था वर्चुअल प्ले का। तो दिल में ऐसी धक धक लगी हुई थी कि यार पहला परफॉर्मेंस है, कैसा होगा। और मतलब पहला ही अटेम्प्ट था, ये एक्सपेरिमेंट था कि यार पहली बार लाइव जा रहे थे एफबी पे कि कैसा दिखेगा इसको यार, कि मतलब ऑफ द मार्केट बोलते हैं जी सर, बिल्कुल 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 सही बात है। तो एक समझ में नहीं आ रहा था कि यार लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम। लेकिन फिर भी प्रोसेस में बहुत मजा आया मैम, सबने सबके इनपुट बहुत अच्छे थे और लास्ट मोमेंट तक इनपुट दे रहे थे सभी। सौरभ अहिर था टीम में, रेणुका थी, इन सब ने इतना खूबसूरत बनाया उस पहले प्ले को, मतलब बहुत अच्छा। और बाकी बात रही, घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे मैम। हमारा जैसे कि प्ले है एंटन चेखव का, एंड इवनिंग विद चेखव, उसमें लेखक के मोनोलॉग में एक बात है, एक डायलॉग है उनका कि मेरी माँ भी मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती है, चुपके से आकर मेरा खाना दरवाजे के बाहर रखकर चली जाती है। तो जब भी हम प्रैक्टिस करते थे, जब भी मैं प्रैक्टिस करता था, तो
कभी कभार प्रैक्टिस के दौरान जो है घर वालों के साथ खाना खाना नहीं होता था, तो माँ हो गई या बड़ा भाई हो गया, वो है ना, वो थाली लाकर वहां पे मतलब चुपके से हमें डिस्टर्ब ना हो ऐसे रखकर चले जाते थे। तो मुझे उस एंटन चेखोव जी की याद आ गई कि यार ये लेखक थे, मतलब अपनी साधना को प्राप्त करने के लिए ये ऐसी साधना करते थे, तो हम भी एक प्रकार की साधना ही करते थे। और हमारे घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और ये सब बातें थी मैम, और मजा तो बहुत आया मैम, मतलब प्रोसेस में मजा आया, और उससे बेहतर बात क्या हो सकती है। रिजल्ट जो आना है वो आएगा ही, परिणाम जो होता है वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अगर उसमें मजा आया तो एक एक्टर को क्या चाहिए इसके खिलाफ। बहुत बहुत मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोसेस का हमें एक भागीदार बनने के लिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, क्या बात है शिवराज, बहुत अच्छा लगा तुमको सुनकर। और कब ये लॉकडाउन खत्म हो और कब तुम सबको लाइव देखे, ऐसे भी लग रहा है एक तरफ से। लेकिन सच में अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक तरह से कहा जाए, ऐसा हमने सोचा कि करेंगे। और जैसे मतलब हम हमेशा एग्जांपल देते कि रावी पार में हम लोग बहुत बेसिक थे, जो रावी पार में हम लोगों ने मतलब क्योंकि इसको ऐसे ही सोचा था कि इसको रीड किया जाएगा, लेकिन वो धीरे 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 जाके खुशियां में जब खत्म हुआ है अपना महोत्सव, तब पता चला कि क्या लेवल है, मतलब ये क्या, इसका कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब ये क्या हो सकता है। जैसे जैसे आप चाहो वैसे वैसे आप उसमें इमेजिनेशन अपनी डाल के, अपना क्रिएटिविटी डाल के उसको क्या बना सकते हो। तो मैं कल्पिता से पूछना चाहूंगी, कल्पिता तुमको तो हमने चिल्ड्रन प्रोग्राम से देखा है, तुम नन्हे कलाकारों की टीम में पहले थी, फिर धीरे धीरे हमारे आंखों के सामने ही बड़ी हुई, ऐसे मैं कहूंगी। कल्पिता, हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू, यू आर आल्सो स्टेइंग विद योर फैमिली, फैमिली है, सबके अलग अलग वर्किंग आवर्स है, क्योंकि फादर भी मेरे ख्याल से तुम्हारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इन अ फैमिली स्पेस एंड परफॉर्मिंग सो मेनी कैरेक्टर्स, मतलब फिर वो चाहे नया कानून हो, फिर चाहे तुम काली सलवार में भी थी, फिर तुम खुशियां में थी, तो हाउ challenging it was to characterize manage costumes, manage the backgrounds, and उसके बावजूद बहुत ही अपना दिमाग शांत रख के तुमने जो भी सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं, वो मतलब हमने फीडबैक में तो बात की ही, सबको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लगे। तो तुम्हारा एक अपना इंडिविजुअल लर्निंग, तुम्हारे चैलेंजेस क्या क्या रहे, कैसा रहा? सबसे पहले नमस्कार मैम। जो जर्नी रही है काली सलवार से लेके खुशियां तक, बहुत ही प्यारी जर्नी रही है मेरे लिए, और इट हैज बीन मोर ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन करना, टू मेक श्योर कि कैरेक्टर का जो एसेंस है वो ऑडियंस तक पहुंचे। क्योंकि हमारे पास जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो कैरेक्टर की एसेंस को एनहांस करने के लिए सेट होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारे स्टूडियो में बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स है, प्रॉपर्टीज है, पर यहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ही लिमिटेड थे। तो उसके साथ कैरेक्टर के एसेंस को पहुंचाना ऑडियंस तक, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, और वो एक लर्निंग भी था मेरे लिए, टू हाउ टू वर्क विद लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड अनदर चैलेंज फॉर मी, एज यू मेंशन्ड, कि घर पे सब लोग रहते हैं, उनके वर्किंग आवर्स के हिसाब से, उनके स्पेसेस के हिसाब से अपना एडजस्ट करना, प्रैक्टिस सेशन हो, नहीं तो मेन परफॉर्मेंस हो, और घर में माहौल भी बहुत काम रखना, दैट इज वन चैलेंज दैट आई फेस्ड। एंड जो भी मैंने सीखा है इस वर्चुअल रंगे दास्तां फेस्टिवल के थ्रू, वो मतलब इट हैज बीन वेरी एनरिचिंग फॉर मी, एंड इट हैज एडेड टू माय लर्निंग्स इन दिस जर्नी एज एन एक्टर, टुवर्ड्स बिकमिंग एन एक्टर। So I owe it all to you, and sir, thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you, Great work. Kalpita. Yes. जैसे सर कहते थे, पता ही नहीं चला ये कब बड़ी हो गई, मुझे कह रहे थे परसों, अच्छा कल्पिता तो एकदम ऐसे, अभी अभी तो इसमें थी ना चिल्ड्रन प्रोडक्शन में, कौन से अजब शेर की गजब कहानी। उसके बाद उसे ऐसा लगता था हाँ वो बच्ची है, बच्ची है, बच्ची, लेकिन किस मेच्योरिटी के साथ। आई रिमेम्बर तुम्हारा पहला सीन काली सलवार में, जब तुम ईशा के साथ ताश खेल रही हो, मेरे ख्याल से वो सीन, माय गॉड, इट वाज सो वेल डन।
हम देख रहे थे, मैंने कहा ये दोनों छोटी छोटी लड़कियां, ईशा और ये कल्पिता और ताश, इतने कॉन्फिडेंटली और इतने अच्छे से खेल रही, कैसे लग रहा है आंखों के सामने दोनों को देख रहे, जबकि दोनों अलग अलग फ्रेम्स में थे। और वो क्या सीन बना, और उससे जो शुरुआत हुई मेरे ख्याल से उस पूरे प्ले का जो तुमने एस्टेब्लिश कर दिया, वो स्पेस, वो फील, उसके साथ वो बढ़ता ही गया। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद सभी कलाकारों को। मैं अभिजीत सर वापस चाहूंगी कि आप आज की इस लाइव इंटरेक्शन को सम अप करें एक डायरेक्टर्स नोट देकर। मैम एक लास्ट बात बिल्कुल कह सकता हूँ बिल्कुल क्या? हाँ हाँ, कौन बोलना चाह रहे हैं? मैम बिल्कुल आर्यन। हाँ आर्यन बोलो। मैम मेनली जो मैम ये वर्चुअल प्ले है, तो वर्चुअल मतलब होता है कि दिखना कोई भी चीज मतलब सामने से देख सकते हैं। तो मैम मैं ऐसे जगह से हूँ, मतलब मैम छोटा सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे मैम थिएटर का मतलब नहीं समझते हैं। मतलब जितने भी मेरे मैम बाहर जो दोस्त रहते हैं वो समझते हैं थोड़ा, पर जो वहाँ के मतलब फैमिली मेंबर्स है तो वो हमेशा पूछते हैं, अबे तुम करता क्या है वहाँ? तो मैम मैंने बोला थिएटर करता। अबे थिएटर में तो फिल्म देखने जाते, तू करता क्या है वहाँ? तू वहाँ पे मतलब मैम थिएटर का मतलब एक ही चीज है कि मूवी देखना। तो मैम हमेशा मैं अगर सोचता था ना, कि कैसे, हाँ, तो हमेशा सोचता था कि कैसे उनको अगर बताऊंगा कि नाटक थिएटर। बोल दिया तो अगर नाटक बोल दिया तो नौटंकी वाला हो जाता है। यस सर। तो उनको उनको सर बोला मैंने कि देख, ऐसा है कि थिएटर आ रहा है, अभी लाइव आ रहा है थिएटर 8 बजे से, तो सब लोग देखो। तो अच्छा ये करता है तू, इसी को थिएटर कहते हैं। लेकिन मतलब मैम उनको फिर पता चला कि अच्छा नाटक करते हैं हम लोग, जो जो भी हम लोग प्ले करते हैं। वापस म्यूट हो गए। हाँ तो उसके लिए मैम बहुत बहुत थैंक यू मैम। मतलब बहुत लोग जान पाए वो क्या बहुत बात बड़ी है। चीज थी मैम। मैम बहुत लोग जान पाए मेरे शहर के, तो सो हाउ नाइस। थैंक यू आर्यन, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। अब सब तुम्हारे दोस्त जान गए कि तुम क्या करते हो। अच्छा ये करते हो, अभी तुमको फिल्म में देख लिए वो। यस, ओवर टू यू अभिजीत सर। यस यस तो मैं सर्वप्रथम उन सारे दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो लगातार जुड़े रहें, और खास करके एक दर्शक हमेशा प्रेरित करते भी रहें अपने ओम कमेंट से, प्रकाश ओम प्रकाश जी शर्मा जी। शर्मा जी। यस, और ये सारे जो दर्शक हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम लोग रंगे दास्तां 2 आ रहे हैं लेकर। तो आप सब जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि प्रेरणा तो हमारे लिए युवराज साहब है ही, और आप सबका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है इन सब कलाकारों को, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और यही कहना चाहते हैं, रंगमंच है तो हम हैं, और रंगमंच कलाकार कभी अलग नहीं हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पेस की बात है, कि अभी वक्त की बात है ना, समय की बात है, स्थान की बात है, अभी हम सब अलग हैं, लेकिन जल्द ही हम साथ मिलेंगे और थिएटर की तरफ भी रुख करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम लोग कुछ और एक्टर के साथ जुड़ेंगे। आज समय वक्त काफी लिया हमने आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, जाते जाते बिल्कुल हम कहना चाहेंगे कि युवराज शाह सर जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, निर्माता है, मतलब अगर हमें ये एनर्जी है तो उनमें हमसे ज्यादा एनर्जी है। और बेशक हम नहीं मिलते हो, लेकिन वो अपने फोटोग्राफ्स के साथ, क्योंकि फोटोग्राफी उनका पैशन है, अलग अलग आइडियाज जो हमको देते रहते हैं, जो हमारे साथ में शेयर करते रहते हैं। मेरे ख्याल से सर आपका जो लगातार कांस्टेंट सपोर्ट और जो एनकरेजमेंट है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब आप साथ में है तो स्वतंत्र है, ये बात है। और आपको बहुत मिस कर रहे हैं सर। ये जल्दी खत्म हो और हम सब लोग स्टेज पर बैठकर चाय पीना चाहते हैं, उस फीलिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं कि स्टेज पर गुलमोहर आ गया है, पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो बस अब रहा नहीं जा रहा है कि कब आए, कब आपसे मिले, कब आपसे बातचीत करे और बहुत सारी ऊर्जा ले। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से अभिजीत सर, युवराज सर और सारे कलाकारों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें कही, सब लोग साथ में आकर इस तरह से आदान प्रदान हुआ। और मुझे लगता है कि वर्चुअल लाइव प्लेज अगर आगे कोई
करता है, तो मेरे ख्याल से इन सारी बातचीत से उनको भी फायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ ये इंटरेक्शन रखा गया था। कल कुछ और कलाकारों के साथ ये इंटरेक्शन जारी रहेगा। तो मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। धन्यवाद।